हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं मनीष दास, आपका एमआर सर। अभी हमने मैकेनिक्स कंप्लीट किया, जो हमने काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, रोटेशन कंप्लीट किया है। ये चैप्टर्स हाईली कंसेप्चुअल है और आगे आने वाले फिजिक्स का बेसिक है। इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके फॉर्मूले के साथ साथ आपको फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूले सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैकेनिक्स 1 के इन सारे चैप्टर्स में फॉर्मूले बहुत कम है। आप सोचेंगे सर क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले कम है? हाँ, काइनेमेटिक्स में 1D मोशन में कितने फॉर्मूले? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और 3 बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला। ये तो आपको 9th क्लास से ही आता था। क्या आप सवाल सॉल्व कर पाते थे? नहीं, क्योंकि फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। मैकेनिक्स 1 में बच्चे कहते सर हमें फॉर्मूला सीट दे दो। कुछ नहीं कर पाओगे फॉर्मूला सीट लेके बेटा, जब तक आप वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझोगे। फॉर्मूले को जला दो, फाड़ के फेंक दो, कोई मतलब नहीं है फॉर्मूले का। एक तो फॉर्मूला है 4। क्या तुम्हें काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले याद नहीं है? कि सवाल हो जाएंगे? नहीं, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जिस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों ही सेपरेट अलग अलग सब्जेक्ट, इनको पढ़ने का एटीट्यूड भी अलग होता है, तरीका भी अलग होता है। उसी तरीके से 11th क्लास के फिजिक्स को हम देखें तो ये भी 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। मैकेनिक्स 1 हाईली कंसेप्चुअल एंड बेस ऑफ ऑल कंप्लीट फिजिक्स, एंड मैकेनिक्स 2 इज अ कंसेप्चुअल प्लस फॉर्मुलेशन। मैकेनिक्स 2 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन से। हम पढ़ेंगे सॉलिड, फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम, वेव, ये सारे सेक्शन बेटा कंसेप्चुअल के साथ साथ बहुत ज्यादा फॉर्मुलेटिक है। इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूले बहुत ज्यादा होंगे। ग्रेविटेशन 3 क्लास में पढ़ लेंगे और इसमें काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स से ज्यादा फॉर्मूले। सर ये तो पूरी मुश्किल हुआ ना। मैकेनिक्स 1 से बहुत बहुत इजी होता है मैकेनिक्स 2। मैकेनिक्स 1 आपको मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि फॉर्मूला आते हुए भी आप सवाल नहीं कर सकते, कंसेप्ट चाहिए। बट मैकेनिक्स 2 में अगर आप कोई कंसेप्ट भूल भी जाते हैं और फॉर्मूला आपको याद है तो आप सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स 2। और स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने पढ़ने का एटीट्यूड बता दिया है। जो अभी हमने खत्म किया वो हाईली कंसेप्चुअल था और ये फॉर्मुलेशन। इसमें आपको कंसेप्ट के साथ साथ फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, और फॉर्मूला याद है तो नीट के सवाल डायरेक्ट कर लेंगे। यहां से जितने भी चैप्टर्स है 11th में, आधा चैप्टर बचा हुआ है 11th का 40% सिलेबस बचा हुआ है। 60% हमने पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। रोटेशन तक 60% सिलेबस होता है। अभी जो 40% सिलेबस है, इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि हमें कंसेप्ट के साथ साथ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो यहां से शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला बनाना शुरू कर दीजिए। रोटेशन तक कोई खास फॉर्मूला नहीं था, याद रखिए कंसेप्ट था, और फॉर्मूला काम भी नहीं आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन? तो दुनिया का हर एक मैटर दूसरे मैटर को अपने एक प्रॉपर्टी की वजह से अट्रैक्ट करता है, और वो प्रॉपर्टी है उसका मास। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हेंस कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ मास। मास के वजह से ही ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है। अगर कोई मासलेस पार्टिकल है तो ना तो ग्रेविटी प्रोड्यूस कर पाएगा, ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएगा। यहां पे लिखा है मैंने कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मास। यहां पे लिखा है मास इज अ कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड व्हाट इज मास? असल मास है क्या? तो मास का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा 8th 9th 10th क्लास में कि मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। एक मैटर में कितना क्वांटिटी है, बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसको हम कहते हैं मास। बट ये फॉर्मूला 9th 10th तक है। अभी मास का डेफिनेशन चेंज हो गया। 11th क्लास में आने के बाद अगर कोई पूछे कि मास क्या है, तो आप बोलेंगे मास बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से बॉडी दुनिया के डिफरेंट किसी भी पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और उस अट्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि मास की वजह से एग्जिस्ट करता है। इसलिए मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच अप्लाई एंड एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब तुम आगे चल के मॉडर्न फिजिक्स में जाओगे तो वहां पे मास का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, और वहां पे मास का डेफिनेशन हो जाएगा मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो इग्नोर करते हैं। अभी यहां समझते हैं कि मास बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स और बॉडी प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है। अगर मास नहीं तो ग्रेविटेशन नहीं। ग्रेविटेशन का होल एंड सोल रीजन इज मास। ठीक है सर।
ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? वही कोई भी एक मासी बॉडी दुनिया के दूसरे मासी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, दोनों म्यूचुअली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मैटर बाय अ फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बहुत कम होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये मैंने एनएलएम में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूं और उधर से रामलाल आ रहे हैं। रामलाल और मेरी दुश्मनी बहुत पुरानी, मैं एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हमारे मास की वजह से हमारा एक दूसरे का मास हमको मिलाने की कोशिश कर रही है और हम दोनों को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन वो हमें मिलाने में सक्षम इसलिए नहीं हो पाता और हम महसूस नहीं कर पाते। जिसको तुम देख के खुश होते हो कि काश ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाता या हो जाती, असल में हो रहा है, हो रही है, तो फिर आती क्यों नहीं पास? और पास आता क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं आता है कि जिसने फोर्स से जो अट्रैक्शन हो रहा है वो आपके मास और उसके मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा कम होता है, इसलिए हम एक दूसरे की तरफ नहीं आ पाते। नहीं तो हम अपने मासेज की वजह से सबको अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। ये मार्कर इतना पिद्दी सा धरती को अट्रैक्ट कर रहा अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे भी तो लगाएगा अपनी तरफ ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, तो एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स, ये सॉरी थोड़ा सा मिट गया यहाँ पे, विथ अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मान लो यहाँ पे एक मास है m1 और ये मास है m2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r, ठीक है सर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r, तो अपने मास की वजह से जो m1 है f2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा, m1 m2 को किधर अट्रैक्ट कर रहा? अपनी तरफ, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा, और m2 m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा। देखो ये अब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा। इस फोर्स की वैल्यू को हम लिख सकते हैं F21 और F12। ये इन दोनों के आपस का मामला है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा वो इसको नहीं कर रहा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और इनके अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जो होगा F12 और F21 वो इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होंगे, मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि F12 इज इक्वल टू F21, मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं जब लिखूंगा F21 इज इक्वल टू F12 वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहां पे एक लगाऊंगा बेटा माइनस, यहां पे क्या लगाऊंगा? एक माइनस। समझ में आया था ये बात? बिल्कुल सर, यहां पे एक आ जाएगा माइनस, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और यहां से इस बात का आपको फील आएगा कि असल में ग्रेविटेशनल फोर्स मास के वजह से ही लगता है, तभी तो फोर्स के फॉर्मूले में मास है, तभी तो फोर्स के फॉर्मूले में मास है। एंड इन दोनों पार्टिकल को जितना दूर रख दोगे इनके बीच का अट्रैक्शन उतना कम होगा। इसी को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इनवर्स में आर का क्या है? स्क्वायर। जब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा, इन दोनों को इक्वेशन को जोड़ दूंगा तो यहां पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा g, हेंस f का मैग्नीट्यूड जो आएगा होगा g m1 m2 बटा r स्क्वायर। देखो प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to a square of the distance between them। ये न्यूटन नियम दिया किसने था? न्यूटन ने। अब न्यूटन के पेड़ के नीचे बैठा तो ऊपर से एप्पल गिरा और उसने लॉ दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी लॉ ऐसा नहीं आता। ये एक एक्सीडेंटल, लोग कहते हैं एक एक्सीडेंटल लॉ है, बिल्कुल भी एक्सीडेंटल लॉ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ये एक्सीडेंटल लॉ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, समझिएगा, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल लॉ? एक्सपेरिमेंटल लॉ का मतलब है कि न्यूटन ने जब एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा, इसके लिए सरप्राइजिंग बात नहीं थी, लेकिन जब एप्पल को ऊपर फेंका तो फिर नीचे गिरी, ये सरप्राइजिंग बात है। अब एप्पल को लेकर चला गया हिमालय पे, हिमालय पे जाके एप्पल को गिरा, फिर नीचे चला गिर गया। एप्पल को लेकर चला गया कश्मीर, हमारे कश्मीर के बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, कश्मीर से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है ना, और बहुत अच्छे फिजिक्स आपको समझ आ रहा है, ऐसा आप मुझे प्रोपागेट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश यही रहेगी आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है? मेरी बात सुनिए ध्यान से। कश्मीर चला गया और कश्मीर के अलग अलग जगह वो एप्पल गिराया, फिर वो नीचे गिर गया। अब चला गया कन्याकुमारी, चला गया छत पे, फिर घर में, हर जगह जाके एप्पल गिराया, फिर दो एप्पल को या दो ऑब्जेक्ट को पास में रख के फोर्स निकाला, फिर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को पास में रख के फोर्स निकाला। ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं किया। न्यूटन के लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, यू कैन नॉट प्रूफ दिस लॉ, यू कैन वेरीफाई ओनली। अगर तुम्हें डाउट है तो न्यूटन के नियम से इसको वेरीफाई कर सकते हो, इसको प्रूफ नहीं कर सकते। न्यूटन खुद ही नहीं कर सकता, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन थोड़ी ना किया था न्यूटन ने। क्या इस फॉर्मूला कोई डेरिवेशन है?
सर यही तो है। अबे रामलाल, ये तो एक्सपेरिमेंट करके बताया, ये जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास होगा, कि मास की वजह से लग रहा है। अभी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है जी, जो जिस जी का वैल्यू है बेटा, जी का वैल्यू होता है जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, बहुत कम है। और इसी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू बहुत कम आती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे निकाला सर? तो देखो ये न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर इधर आएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर आ जाएगा, वेयर जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस जी का वैल्यू किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले जी की वैल्यू जितनी थी आज भी उतनी है। अलग अलग जगह पे जी की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। मून पे चले जाओगे जी की वैल्यू उतनी रहेगी। जी की वैल्यू किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। इन अ वेक्टर फॉर्म ऑन द पॉइंट मासेस फोर्स और ड्यू टू अनदर पॉइंट मासेस इज इक्वल टू दिस। अब देखो यहाँ पे आर टैब लगा है, अब आर वेक्टर लगा, गलत लिखा है ये, असल में यहाँ पे एक माइनस आएगा। अच्छा मैग्नीट्यूड लिखा है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम वेक्टर फॉर्म की बात करो तो ये मैग्नीट्यूड पहले हटाओ। अरे रामलाल, ये भी नशा करके लिख, इनको जब गलत देखते हैं ना खुद ही फिजिक्स ठीक कर लेते हैं। अरे भैया ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, लेकिन यहाँ पे आएगा माइनस। माइनस को उन्होंने इग्नोर कर दिया टाइप करने वालों ने, आप मत करना। सर माइनस क्यों आएगा? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके इसके पोजीशन वेक्टर को देखूँ तो ये होगा पोजीशन वेक्टर इसका, इसका m2 का, और फोर्स किधर लग रहा है? इस पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स हमेशा पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। m1 ने m2 पे जो फोर्स लगाया वो इधर है, और m1 की वजह से m2 की पोजीशन वेक्टर इधर है। तो ये कितना दूर है? r डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर आगे, फोर्स पीछे, अट्रैक्टिव फोर्स है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है। अब सर ठीक है, लेकिन एक डाउट। क्या डाउट? तुमने अगर सोचा तो अच्छी बात है, नहीं सोचा तो मैं तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करता हूं। मान लो एक पॉइंट मास मैंने यहां रख दिया और यहां से जाके एक रॉड लिया जिसका मास था m और लेंथ है। अब मैंने बोला इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ। यहां से रॉड के एक एंड का डिस्टेंस है f a, तो f इज इक्वल टू लिखोगे g स्मॉल m, मान लो स्मॉल m है, इनटू कैपिटल M बटा इनके बीच का डिस्टेंस क्या लोगे? रॉड तो एक पॉइंट मास है नहीं, ये पॉइंट मास है, बट यहां से इस रॉड की डिस्टेंस ए से लेके यहां तक है। तो हम क्या करें? हम क्या करें, कैसे ले डिस्टेंस? बताओ ना, डिस्टेंस क्या होता है? दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। तो पार्टिकल अगर पॉइंट मास है तो दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस लो, ये कैसे लगाओगे? तो यहां पे न्यूटन का नियम फेल कर गया। क्या बात कर रहे हो सर? क्या न्यूटन एक रॉड और दूसरे पॉइंट मास के बीच फोर्स नहीं निकाल सकता? नहीं निकाल सकता। क्या एक रॉड दूसरे रॉड पे कितना फोर्स लगा है न्यूटन नहीं निकाल सकता? नहीं। क्या उनके पीछे फोर्स नहीं लग रहा? फोर्स तो लग रहा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट बिटवीन एनी टू बॉडी। बॉडी का शेप रामलाल टाइप का हो सकता है, डब्बे जैसा हो सकता है। तू देखा अपना शेप, डब्बे जैसा तेरा शेप, कैसा भी शेप के बीच में फोर्स लग सकता है। हाथी घोड़ा के जैसा शेप हो तेरा, साइकिल जैसा शेप हो, बैल जैसा शेप हो, गधे जैसा शेप हो, बकरी जैसा हो तू, तो भी फोर्स लगेगा। रॉड तो छोड़, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू न्यूटन साहब नहीं निकाल पाए। मतलब इस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से सोचिए, तो सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड है। और स्फेरिकल मास सिमेट्री, मान लो ये पॉइंट मास और ये स्फीयर के बीच में जिसका मास है m, कैपिटल R है इसका रेडियस, इसके बीच में फोर्स अगर तुमसे पूछेगा तो तुम इस पूरे मास को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर पे मान सकते हो। और यहां से दोनों के बीच में डिस्टेंस x ले लो तो फोर्स हो जाएगा g स्मॉल m कैपिटल M बटा x स्क्वायर। तो देखो मैंने लिखा है ओनली वैलिड फॉर अ पॉइंट मास एंड स्फेरिकल मास। क्या ग्रेविटेशन की न्यूटन ग्रेविटेशन का एग्जिस्ट करना, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। तो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो उसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर is only valid for a point mass or a spherical mass symmetry. You cannot apply this formula for rod and point mass. अच्छा, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड बट कैन वेरीफाई ओनली। इसको वेरीफाई कर सकते हो बट लॉ को प्रूफ नहीं कर सकते हो। तीसरी बात, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये कभी रिपल्सिव नहीं होता। दो लोगों के बीच में अट्रैक्ट कराता है, ये झगड़ा नहीं कराता, हमेशा प्यार कराता है, दोस्ती कराता है। ग्रेविटेशनल हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कराता है। ठीक है, वीकेस्ट फोर्स इज नेचर, यस, इससे ज्यादा वीक फोर्स कोई और नहीं है। चार जो फंडामेंटल आपने फोर्स पढ़ा था, ग्रेविटेशन, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सबसे कमजोर फोर्स होता है। फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब ये F is inversely proportional to 1 upon r square। और जो भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है वो कंजर्वेटिव होता ही है, मतलब ये कंजर्वेटिव होगा। और
इसका जो वर्क डन है पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये तो सब आप पढ़ चुके हैं। वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। लॉन्ग रेंज है। कैसे लॉन्ग रेंज है? तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लगाता है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रहना जरूरी नहीं है। आप ध्यान से सोचिए, क्या सन अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा के चारों तरफ घुमा रहा है? अर्थ के रोटेशनल पाथ में चलने का रीजन कौन है? सन का ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना ज्यादा डिस्टेंस पे भी लग जाता है, इसलिए इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज। इसका रेंज इनफाइनाइट होता है। पूछ देते हैं ये छोटी छोटी बातें। सेंट्रल है एंड कंजर्वेटिव है। सेंट्रल क्यों? क्योंकि पॉइंट मास और स्फीयर के बीच लगेगा और स्फीयर के सेंटर को मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग लगेगा। मतलब यहां पे अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलूं तो इसके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगेगा, इस पे इस तरफ लगेगा एंड फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। बिल्कुल, ये एक्शन रिएक्शन पेयर ही तो फॉर्म कर रहे हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर ही तो फॉर्म कर रहे हैं। रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स, ये बहुत बड़ी बात है। इस यूनिवर्स के स्टेबल होने का कारण क्या है? यूनिवर्स इतना स्टेबल क्यों है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर किसी दिन सन ये बोले कि चलो बहुत हुआ भैया, अब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दे रहा, अब मैं नहीं दूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो तुम ना मतलब पूरी यूनिवर्स में आग ही आग हो जाएगा। है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो तो आग ही आग हो जाएगा। हाँ। जिस इंस्टेंट पे सन ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने से मना कर दिया, उसी इंस्टेंट पे अर्थ टेंजेंशियली निकल जाएगा और बहुत सारे प्लैनेट ऐसे निकल जाएंगे, टकराएंगे, भयानक विस्फोट होगा। सोचो, और एक बार खड़े हो जाओ, जहां बैठे हो वहां पे खड़े हो जाओ और हाथ जोड़ के ग्रेविटेशनल फोर्स को नमन करो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप नहीं होते तो हम नहीं होते। जिसको तुम बहुत हल्के में ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हम तो महसूस ही नहीं कर पा रहे, अबे उसी की वजह से जिंदा है तू, उसी की वजह से जिंदा है। तो मजाक की बात नहीं है। मतलब किसी चीज के रिस्पेक्ट करने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैं भी आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। जो बच्चे बहुत डेडिकेशन से, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, उसको एकदम सर पे बिठा के रखता हूं मैं। लेकिन ईमानदारी होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। हाँ, वही बच्चा, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप बना के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे चैट करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। उनके सर पे ना सीधा मेरा लात जाता है। मैं हाथ तो लगाता ही नहीं, हाथ नहीं लगाता। तुम्हें लग रहा होगा सर हमें तो स्कूल में किसी ने नहीं मारा, सर हमें तो घर पे घर वालों ने किसी ने नहीं मारा, तो एक बार आके पढ़ ले मेरे से और थोड़ी सी भी कामचोरी दिखा दे। हाथ और मुंह से बात ही नहीं करता, लात ही बात करेगा मेरा तेरे से। सर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? या तो पढ़ तो ढंग से पढ़, नहीं तो मत पढ़, कोई दिक्कत नहीं। एक ही काम कर जीवन में, कोई समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से सुनो। अगर तुम ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हारी हर तरफ से मदद करूंगा, सर पे अपने सर पे बिठा के रखूंगा, बहुत इज्जत करूंगा। तो ध्यान से सुनो, अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो 2 मिनट के खड़े हो जाओ और हाथ जोड़ के बोलो इनको, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मास जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो हमारी ये धरती माता नहीं होती, हमारी धरती माता नहीं होती तो हम उस पर कहां से पैदा लेते? कि नहीं है? एक सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए भी सन अगर मना कर देना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने से किसी भी कारण से, तो बर्बाद हो जाएगा। समझ गया? इतनी बड़ी रीजन है। तो देखो, रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स मेडिएटेड बाय अ ग्रेविटॉन। ये मैंने एनएलएम में पढ़ा दिया आपको। ग्रेविटेशन, अरे मरवाएंगे किसी दिन ये मुझे। मेडिएटेड बाय ग्रेविटॉन। बेटा तुम बोलोगे सर पहले क्यों नहीं बना लेते? बेटा बहुत काम होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। आई एम सॉरी, आपको इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है। मेडिएटेड बाय ग्रेविटॉन, ठीक है ना? मेडिएटेड बाय ग्रेविटॉन, रिएक्शन पेयर मेजर करता है, सब कुछ मैंने बता दिया। अच्छा, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। मान लो दो लोग हवा में एक दूसरे को एफ से अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं उन दोनों को पानी में डुबो दूं, उतनी डिस्टेंस में फोर्स उतना ही लगता रहेगा। और मैं उन दोनों को मतलब दो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहा है, मैं बीच में दीवार बना दूं, तो भी वो दोनों उतने ही फोर्स से आकर्षित हो रहे होंगे, अट्रैक्ट हो रहे होंगे इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मान लो दो मास है, एक दूसरे एफ फोर्स लगा रहा है, मैं बीच में दीवार बना दूं ना, तो भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते ही रहेंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वही बात तो कर रहे हैं, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। समझ आया कि नहीं आया? चलो देखो, ग्रेविटेशन इज द फेनोमेना ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन। अब बच्चे को जब मैं बताता हूं ना कि पॉइंट मास के लिए वैलिड है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और यहां पे आंसर टिक करता है पॉइंट मास ओनली। गलत है, एनी आर्बिट्रेरी शेप ऑफ मास। देखो ये कह रहा है ग्रेविटेशन इज द फेनोमेना, मतलब
दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है ना उसको कहते हैं ग्रेविटेशन। तो किसी भी सेट के मासेस के बीच में फोर्स लग सकता है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात नहीं करी, मैं आपसे कह रहा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो फोर्स का फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास और स्फेरिकल मास के लिए वैलिड है। लेकिन ग्रेविटेशन जो फेनोमेना वो किसी भी सेट के मासेस के बीच में एग्जिस्ट करता है। समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखो, सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एकदम आसानी से बताऊंगा और तुमको चमकेगा, इस बात की पूरी गारंटी है, तुमको चमकेगा इस बात की पूरी गारंटी। देखना देखना देखो, मान लो कि एक पार्टिकल यहां पे एम नॉट मास का, एक पार्टिकल यहां पे एम नॉट मास का, देखो यहां पे एक एम नॉट मास का पार्टिकल है, ठीक है, और यहां पे एक पार्टिकल मैंने रख दिया m1 मास का। बहुत आसानी से समझना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो यहां पे पार्टिकल कितने मास का रखा है मैंने? m0 मास का पार्टिकल रखा है। अब m1 मास के पार्टिकल से ये m0 मास का पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहा होगा और इस पे फोर्स लगेगा। इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? तो इस तरफ इस पे फोर्स लगेगा F1, क्योंकि m1 ने लगाया है। ठीक है सर, m1 लगता रहेगा। देखो ना, m0 पे m1 ने फोर्स लगाया, इनके बीच में दोस्ती है। ग्रेविटेशन तो कभी दो लोगों के बीच में दुश्मनी कराता ही नहीं। तो जिन दोनों के जीवन में कोई तीसरा मास नहीं है, m1 m0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है F1 फोर्स से, उतना ही फोर्स से ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा F1 से। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि m0 के जीवन में एक तीसरा और आ गया, m0 के जीवन में एक तीसरा और आ गया m2, मतलब दूसरा और आ गया। पहले से एक था, ये m0 के जीवन में पहले से एक था, तो इसकी तरफ अट्रैक्टेड था, इसकी तरफ इससे F1 से दोस्ती कर बैठा। इसके जीवन में इसके यही है बस। लेकिन जैसे ही m2 आया तो m0 इसके तरफ भी थोड़ा अट्रैक्शन शो कर रहा। m0 ईमानदार नहीं है, उसको जो मिल जाता है उसकी तरफ अपना अट्रैक्शन शो कर देता है। पहले जब m2 नहीं था, फील करना इस बात को, पहले जब m2 नहीं था, देखो पहले कौन था? सिर्फ m0 था, m0 था। ये m इस अपनी तरफ फोर्स लगाया F1, ये m1 ने किसकी तरफ? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा था। तो इसके जीवन में कोई और नहीं, सिर्फ m1 है, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अब किसी दिन इसके जीवन में दूसरा पार्टिकल आ गया m2, और m2 जैसे ही आया तो m0 m2 की तरफ भी अट्रैक्शन शो कर दिया। लेकिन m0 में इतनी कैपेबिलिटी है कि m1 को पता नहीं चलने दिया कि मेरे जीवन में कोई और आ गया। क्यों? क्योंकि इसके न होने से भी F1 से अट्रैक्ट हो रहा था, इसके होने के बाद भी F1 से अट्रैक्ट होता रहेगा। यह है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तीसरे के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब m0 इसके ना होने से, ये जब नहीं था तो m0 इसकी तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्टेड था? F1 से। जब ये आ गया तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, बोला कि हाँ मैं तेरे साथ भी हूं, और m0 m1 को बोला कि मैं तेरे साथ भी हूं। और बेचारा m1 को पता ही नहीं चला जीवन भर में कि इसके जीवन में कोई और है। क्यों? क्योंकि m0 बड़ी काबिलियत है। जब ये नहीं था तो कितने अट्रैक्शन से शो कर रहा था, उसकी तरफ कितनी दोस्ती बढ़ रहा था F1 का। अब इस जीवन में ये आ गया तो इसके इसको पता नहीं चला। एक और तीसरा आ गया, एक और आ गया, तो ये इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो गया F3 से, और इन दोनों तरफ इतनी फोर्स अट्रैक्ट होता रहा। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो गजब खास खास क्वालिटी हमें भी होती है। देख एक और आ गया M4, इधर भी अटैक हो गया F4 से। लेकिन F1 पे जो M1 की वजह से लग रहा था, इसके होने ना होने पर डिपेंड नहीं करता। ये है सुपरपोजिशन थ्योरम। देखो क्या कहता है, टिल नाउ वी हैव सीन दैट एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट मासेस। सिर्फ 2 मासेस के बीच में फोर्स देखा है। लेकिन अगर कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस आ जाए, देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट मासेस एक इंडिपेंडेंटली एंड अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर मासेस। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था
एम नॉट पे M1 की वजह से जो फोर्स लग रहा था, इसके होने ना होने पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन सर इसके होने पे नेट फोर्स तो बदलेगा। हाँ, नेट फोर्स बदलेगा। नेट फोर्स जो M0 पे आएगा वो इन सब का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था M1 और M0 के बीच में, M2 M3 M4 के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हेंस द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन ऑफ देम मतलब M0 इज इन द वेक्टर सम ऑफ द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आपको फील आया इसका कि नहीं है बताओ? बहुत आसान सी बात है, कोई खास बात ये नहीं कर रहा। अब इस पे अपन सवाल सॉल्व करते हैं। मान लो स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने। अब कह रहे फाइंड फोर्स ऑन वन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अदर 3। तो कोई भी 3 आप ले लो अलग और एक पे फोर्स निकालो। यह है m मास का ऑब्जेक्ट। इस पे ऊपर वाले की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इस पार्टिकल की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, और ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक किसी एक को ले लिया ना, अपन इसको चूज कर लिया। उधर ऊपर भी फोर्स लग रहा है इस पे F, और इधर भी फोर्स लगेगा F। F की वैल्यू कितनी होगी? तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा वो होगा G M इंटू M, M स्क्वायर। अरे मास M इंटू M स्क्वायर, बट डिस्टेंस दोनों के बीच में साइड लेंथ L स्क्वायर ये आएगा सर। और ये भी फोर्स इतना ही आएगा, ये भी फोर्स इतना ही आएगा, G M स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ये नेट फोर्स आ गया, दोनों के बीच का फोर्स आ गया। ठीक है सर। अब एक तीसरा और है, ये इसको अपनी तरफ अलग से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसकी वैल्यू F नहीं होगी। इसका वैल्यू कुछ मान लो होता है F डैश। इसका वैल्यू क्या है, मान लो F डैश। तो इस F डैश का वैल्यू क्या होगा? F डैश होगा G M स्क्वायर। देखो मास M और M, तो क्या हो जाएगा M स्क्वायर। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी √2L। L और L का ये वेक्टर सम √2L, तो √2L का होल स्क्वायर मतलब 2L स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है G M स्क्वायर बाई L स्क्वायर, इसका भी मैग्नीट्यूड है G M स्क्वायर बाई L स्क्वायर। दोनों कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर, और दोनों का मैग्नीट्यूड से। ये कह रहा ये कि मैं इसको अपनी तरफ खींचूंगा, ये कह रहा मैं अपनी तरफ खींचूंगा। अब ये जितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा उतनी फोर्स से ये खींच रहा, क्योंकि इन दोनों का मास सेम और डिस्टेंस सेम। ये थोड़ा कम फोर्स लगा क्योंकि इससे डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये जो नेट फोर्स आया G M स्क्वायर बी एल स्क्वायर, और ये जो आया G M स्क्वायर बी एल स्क्वायर, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर लग रहे हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो एग्जैक्टली इनके बीच में आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और 90 डिग्री पे दो वेक्टर का सम √2a हो जाता है। दो सेम वेक्टर का सम जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मान लो इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है F और F है, तो नेट रिजल्टेंट √2f हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो आएगा वो आप आएगा इसका √2 टाइम्स √2 GM स्क्वायर बाई L स्क्वायर प्लस √2 GM स्क्वायर बाई L स्क्वायर। इसी तरफ ये वाला फोर्स भी आएगा GM स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। जैसे GM स्क्वायर बाई L स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, GM स्क्वायर बाई L स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे √2 बचेगा। एलसीएम ले लो तो ये बनेगा 2√2 प्लस 1/2। ये नेट फोर्स आ गया। किसी एक पे लिखा है इन तीनों की वजह से, इस पे भी लिखोगे तो इन तीनों की वजह से इतना ही फोर्स आएगा, क्योंकि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ आया? तो वेक्टर का यहाँ पे एप्लीकेशन है। नेक्स्ट देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन टू मासेस, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस इज फाउंड टू बी F इन वैक्यूम। वैक्यूम दो मासेस के बीच में फोर्स F है। इफ बोथ द मासेस आर डिप्ड इनटू वाटर एट द सेम डिस्टेंस, देन न्यू फोर्स विल बी, वही रहेगा जो पहले था। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। दो ऑब्जेक्ट हवा में, फोर्स F लग रहा है, पानी में रख दो इतना ही लगेगा, आग में रख दो इतना ही लगेगा, बीच में दीवार बना दोगे फोर्स इतना ही लगेगा। समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट देखो, 3 पार्टिकल A, B, C, each of masses M lying in the corner of an equilateral triangle. L side length equilateral triangle. If A is the released, keeping the particle B and C fixed. B and C को फिक्स रखा है, इसको पकड़ के रखा है, और A को रिलीज कर दिया, देन कितने एसिलेशन से भागेगा ये? कोई खास बात नहीं है, बहुत आसान बात है। देखो बेटा ध्यान से, M पे नेट फोर्स निकाल लो, इसकी वजह से इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा, और इसकी वजह से इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा। ये और ये दोनों का मास सेम और दोनों से डिस्टेंस सेम, तो ये जो फोर्स आएगा F और F सेम मैग्नीट्यूड का आएगा, और दोनों के बीच में एंगल होगा 60 डिग्री। बताओ वेक्टर फिर से याद करो, मैं लिख देता हूं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2a cos θ/2। तो यहां पे दो फोर्स है
एफ और एफ। अरे यार इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा, ये पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा। होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नेवर रिपल्सिव। और कारण बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव क्यों नहीं होता? कारण बता दो, एकदम मोक्ष मिल जाएगा, ध्यान से सुनना और तुम्हें याद रहेगा। चार्ज दो तरह के होते हैं, प्लस और माइनस, लेकिन मास एक ही तरह का होता है, सिर्फ प्लस। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही तरह का होता है। चार्ज दो तरह के होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो तरह का होता है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है सर। तो ये हो जाएगा 2। इफ एफ की वैल्यू लिखेंगे तो इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा G, इन दोनों का मास m इंटू एम, एम स्क्वायर बटा डिस्टेंस का होल स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू कॉस 60/2 30 डिग्री। और cos 30 की वैल्यू होगी cos 30 √3/2। तो √3/2 2 से 2 कट जाएगा, तो मुझे पहले ही पता था G m स्क्वायर बाई एल स्क्वायर √3 हो जाएगा नेट फोर्स की वैल्यू। सर आपको पता नहीं था, आपने निकाला है ना? मुझे पहले ही पता था, मैं बता देता हूँ। दो ऐसे वेक्टर का सम जिनका मैग्नीट्यूड से उनका रिजल्टेंट होता है 0 डिग्री पे 2 है, 60 डिग्री पे √3 है, 90 डिग्री पे √2 है, 120 डिग्री पे a प्लस ए, एफ प्लस एफ का सम 120 डिग्री पे एफ ही होगा। सर इसका मतलब एक सवाल बना के दिखाओ सर। इसका मतलब आप ये कह रहे हो एक मास है यहाँ पे l डिस्टेंस पे, दूसरा मास है, ठीक है, और यहाँ पे l डिस्टेंस पे तीसरा मास है। इस पे नेट फोर्स बताओ उन दोनों की वजह से। गजब सवाल पूछे। ये एंगल 120 डिग्री है। अब बताओ सर, अब मान जाएंगे अगर तुम कर पाए तो। और रामलाल मैं कर पाऊंगा, चिंता मत करो। ये m मास पे ये फोर्स लगाएगा इधर, और इस m मास पे ये अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। मुझे इसी पे नेट फोर्स लिखना है। तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा f से, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा f से, और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा f से। f की वैल्यू क्या होगी? तो G m स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये मास है, ये भी मास है, तो बताओ क्या होगा वैल्यू? तो हो जाएगा G m स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और ये 120 डिग्री पे दो ऐसे फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल 120 डिग्री पे, तो नेट फोर्स नहीं आएगा। सर ये बात हमें समझ नहीं आया, तो वेक्टर पर G m एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर आएगा। ये भी इतना लगा रहा, ये भी इतना ही लगा रहा, और इन दोनों का नेट भी इतना ही आएगा। मैंने वेक्टर में बहुत अच्छे से ये चीजें आपको सारी समझाई। क्लियर है? तो सर ये तो आपने फोर्स निकाला, इसमें एक्सेलरेशन पूछा है, तो मास से डिवाइड कर दो। एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स बटा मास, तो आंसर हो जाएगा √3 G m बटा एल स्क्वायर। √3 G m बटा एल स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलिए साहब नेक्स्ट देखते हैं। A large number of identical point masses m are placed along x axis। बहुत सारे पार्टिकल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है, छोटे छोटे पॉइंट मास। और देखना सारे सवाल में पॉइंट मास है। क्यों है समझ में आ गया था? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पॉइंट मास और स्फेरिकल मास के बीच में लगता है। तो आपसे पूछा है कि जो सेंटर पे हमने मास रखा है, ये जो सेंटर पे मास रखा है, इन सब के वजह से कितना फोर्स लगेगा? तो रामलाल ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, F1 फोर्स लगा, ये वाला F1 लगाएगा, ये भी अपनी तरफ F2 लगाएगा, ये भी अपनी तरफ F3 लगाएगा। एक और पार्टिकल यहाँ पे रखा, एक और रखा, तो सारे फोर्स को जोड़ दो, नेट फोर्स आ जाएगा। और हमें सिर्फ इसी पार्टिकल पे फोर्स निकालना है। तो पहला टर्म आएगा F बराबर G m इंटू एम, एम स्क्वायर बटा इनके बीच की डिस्टेंस 0 पे है और 1 पे है, तो 1 का होल स्क्वायर। दूसरा टर्म आएगा G m स्क्वायर बटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस G m स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 4, ये 0 पे है और ये 4 पे है, 4 का होल स्क्वायर एंड सो। बेटा इसको कहते हैं जीपी सीरीज बना। और जीपी सीरीज मैथमेटिकली नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जीपी सीरीज से सवाल पूछे गए। तो ध्यान से देखिए, टर्म यहाँ पे जी एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो पहला टर्म बचेगा 1, दूसरा बचेगा 1/4, तीसरा बचेगा 1/16, और ये डबल होता जा रहा है, 1 0 से 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो ये 8 का होल स्क्वायर आएगा 1/64 एंड सो। अब इन सब को हमें ऐड करना है, नेट फोर्स सही है तो मैनुअली ऐड करोगे तो जीवन भर बाद निकाल पाओगे, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल है तो बहुत सारे टर्म आएंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि ये जीपी सीरीज है। अब जीपी सीरीज क्या होता है थोड़ा समझना। जीपी सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर बनता जाता है। अब ये देखना, पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 1/4, मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई किया। तीसरा टर्म है, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करके बनेगा तो 1/16, इसको 1/4 से बनेगा तो 1/16 एंड सो ऑन। ये है तुम्हारा जीपी सीरीज। अब इसका हमें सम निकालना है, तो सम होता है फर्स्ट टर्म जो कि आप देख रहे हो 1 है बटा 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब है कोई भी nth टर्म डिवाइडेड बाई n-1,
nth टर्म डिवाइडेड बाय n माइनस 1 टर्म कर दो। तो देखो बेटा कॉमन रेशियो क्या आएगा, तो कोई भी टर्म उठा दो, दूसरे में से पहले को डिवाइड कर दो, तीसरे में से सेकंड को डिवाइड कर दो, ये 1/4 आएगा। फर्स्ट टर्म बोलो क्या है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4। जब एलसीएम लोगे तो 4 माइनस 1 3, ये हो जाएगा 4/3। तो इस पूरे टर्म का जो सम आया यहाँ पे 4/3 और F इज इक्वल टू GM² और ये टर्म था। तो नेट फोर्स आपका आ जाएगा GM² बाई सम आया 4/3, तो 4GM²/3 4GM²/3। तो देखो 4GM² ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा सोचना सिखाऊं, मैं कोई खास बात नहीं सोच बता रहा, मैं सोचना सिखा रहा हूं कि आप थोड़ा ये बताओ कि ये कितना फोर्स लगा रहा था अकेला, ये जी एम इंटू एम स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 GM²/1 GM² हाँ GM²/1 मतलब GM² लगा रहा था, और ये भी इसी तरफ लगा रहा था, तो दोनों फोर्स जुड़ेगा। डिस्टेंस बढ़ गया तो इसका फोर्स कम होगा, इसका डिस्टेंस बढ़ गया तो और फोर्स कम होगा, लेकिन फोर्स GM² में ऐड होता जाएगा, मतलब फोर्स GM² तो नहीं होगा, आंसर गलत है। और GM² में ऐड करोगे तो GM² से ज्यादा आएगा, कम तो नहीं आएगा, 2/3 कम है, मतलब ये भी गलत है। अरे सर सही जा रहा हूं, पहले यही बताना था। अबे रामलाल, दो ही ऑप्शन गलत प्रूफ हो पाएंगे, ये भी एक से ज्यादा है तो इसको अपन प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ये भी एक से ज्यादा, ये भी एक से ज्यादा, तो आप यहाँ पे ये ज्यादा आप नहीं सोच पाएंगे, आप समझ में आया कि नहीं है। लेकिन दो ऑप्शन तो गलत दिख गए ना बेटा, दो ऑप्शन तो गलत दिख गए। एक छोटी सी चीज है, यही चीज कभी तुम्हें बहुत चमत्कार भी दिखा सकती है, इसको सोचने में कोई बुराई नहीं है, इसी को तो कहते हैं हमारे स्टार, एक छोटी सी सोच है और कुछ नहीं। ठीक है, तो दो ऑप्शन गलत हैं, ये समझ आया ना, बहुत बड़ी बात है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। 2 पॉइंट मास, इलेक्ट्रोस्टैट में भी ऐसे खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। 2 पॉइंट मास m and 4m सेपरेटली बाय अ डिस्टेंस d डिस्टेंस में सेपरेट कर दिया। A third point mass m0 is to be placed at a point on the line such that the net gravitational force on it is 0। अब देखो, अगर तुम तीसरा मास को कहीं यहां रख दो तो इस पे नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को, दोनों मिलकर इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं यहां रख दूं तो भी नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा। सवाल में भी शायद बोल दिया है, थर्ड पॉइंट मास m0 is to be placed at a point on the line such that, इसे लाइन, क्योंकि देखो ना अट्रैक्टिव होता है, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा, इसीलिए। ठीक है सर, मतलब कहां रखना पड़ेगा, मतलब आपको कहीं m0 को यहां रखना पड़ेगा। ठीक है सर, अब यहां से मान लेते हैं कि कुछ x डिस्टेंस पे रखा, एंड डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट मास फ्रॉम द m मास, यहां से कितने डिस्टेंस पे रखा x, दोनों के बीच में डिस्टेंस d, इसको में हो जाएगा पूरा d था तो ये हो जाएगा d माइनस x। अब मान लीजिए कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मान क्या लीजिए सर अपनी तरफ ही करता है, और इसी m0 पे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा। तुमसे फोर्स किस पे पूछा है, m0 पे। थर्ड पॉइंट मास m0 is to place at a point on the line such that net gravitational force on it is 0। इस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होने का मतलब तो यही है कि F1 बराबर F2 कर दो सर, F नेट क्या हो जाएगा 0। और ऐसे सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में भी ऐसा बनता है, दो चार्ज रख दिया, यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2, और बीच में तीसरे चार्ज को कहाँ रखोगे, उस पे फोर्स 0। इसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट का क्वेश्चन, जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाता है उसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ग्रेविटेशनल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक काम करना, मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं n बोल देता हूँ। सर इसको n क्यों बोल रहे हो, मैं n इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है, मैं n बोलूंगा। सर 4 है, मैं n बोलूंगा और सॉल्व करूंगा और तुम्हें एक जबरदस्त चीज सिखाऊंगा। देखो ये F1 फोर्स बोलो क्या हो जाएगा, g ये है आपका nm और ये आपका m0 बटा दोनों के बीच की डिस्टेंस है d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओहो सर अच्छा, ये इधर अटैक करेगा, g स्मॉल m m0 बटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x का होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब क्या करें, अब ध्यान सुनो, कैपिटल जी से कैपिटल g कटेगा, m से ये m कटेगा, m0 से m0 कटेगा, सब कट ही गया सर, n बचा तो इसको इधर ले जाओ, तो nx स्क्वायर इज इक्वल टू d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को इधर ले आओ तो रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट n और एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, तो x रूट n बराबर d माइनस एक्स। माइनस एक्स को इधर ले आओ और x को बाहर निकाल लो, तो x इज इक्वल टू x माइनस एक्स इधर लाओगे तो x बाहर निकालो, रूट n प्लस 1 उसको नीचे ले, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा d बटा रूट n प्लस 1। सर ये क्या कर रहे, तो 4 रख देते यही पे आंसर आ जाता, लेकिन वहां पे आंसर आ जाता, एकदम सही बात है आंसर आ जाता, लेकिन मैंने n मान के सॉल्व कर लिया एक बार, और मैंने ये फॉर्मूला रट लेता हूं। सर क्यों रट रहे हो, ये तो बहुत आसान है, फोर्स बैलेंस करके निकाल लिया ना। ये mr स्टार है, ये मैंने खुद अपने तरीके से इसको बनाया है, और इसलिए बनाया कि हर जगह काम आता है, इलेक्ट्रोस्टैट में यही लग जाएगा।
हाँ हाँ, और यहां भी लग जाएगा, तो इसको याद रख लो ना, क्या बुराई है। देखो बेटा क्या है, मैं इसको लॉजिकली समझाऊंगा, देखना। x इज इक्वल टू डी बटा रूट एन प्लस 1 है। अब तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d और ये m, ये 4m, तो सीधा यहाँ पे 4 रख दो, तो रूट 4 बताओ क्या हो जाएगा, 2, 2 प्लस 1 3, मतलब d बटा 3 आंसर है। ये फॉर्मूला याद रखने का फायदा ये कि 2-3 जगह यूज होता है, ये इसको याद कर लो ना, न्यूट्रल पॉइंट का फॉर्मूला है ये। सर ये आपने निकाला, लेकिन आप सही होगा इस बात की थोड़ा फील करा दो, और ये फील करना बहुत जरूरी है, और यही चीज दुनिया में नहीं है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं यहां पे फील कराऊंगा तुम्हें, सही है। कैसे देख, इफ n बराबर 1, मतलब ये और ये मास दोनों सेम है, सेम है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, बीच में, क्योंकि ये मास सेम है, तो दोनों सेम रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो पक्की बात है x इज इक्वल टू आना चाहिए dy2, रखो 1 रखो, तो 1 प्लस 1 2 आएगा, dy2 आंसर आ गया। यहाँ पे माइनस नहीं हो सकता, तो गलती से माइनस मत याद रखना, जो फील वाली बात है। अच्छा, ये x की जो वैल्यू आई है, पक्की बात है d से कम आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में न्यूट्रल पॉइंट होना है, तो इन दोनों के बीच में रहोगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, तो d से कम आएगा। और कोई भी चीज कम कैसे होता है, जब उसमें कुछ डिवाइड कर दे, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइड किया है। फील कर इस बात को, मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि डिवीजन क्यों आए, मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं यहाँ पे प्लस ही क्यों आएगा, सॉल्व करके तो अलग बताया, और इसको फील करा दिया। इसी को कहते हैं फिजिक्स और मोक्ष मिलना। बता तुम्हें ग्रेविटेशन में भी मोक्ष मिला कि नहीं, फील आया एकदम, याद रख लो। x बराबर डी बटा रूट एन प्लस 1। अब इसमें कोई भी सवाल पूछे, एक ही लाइन में आंसर निकाल लो, समझ आया। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर m मास और r रेडियस का, और उसके अंदर एक m मास का, यहां पे ये m मास का पार्टिकल यहां पे रख दिया, और पूछा फोर्स बिटवीन हॉलो स्फीयर एंड पॉइंट मास इज। हॉलो स्फीयर एंड पॉइंट मास के बीच में फोर्स कितना होगा ये बताओ। तो एक सेल थ्योरम कहता है कि अगर कोई हॉलो स्फीयर है तो उसका मास आप सेंटर पे मानेंगे, लेकिन कब, जब ये मास बाहर होगा और इस पे फोर्स निकालना होगा तब। मैंने मान के लिखा भी अभी, लेकिन अगर मास अंदर है कहीं, जैसे मैंने यहां पे लिखा है ना, शायद नहीं लिखा है क्या, देखो नहीं लिखा है, बताओ यहाँ पे मास, इस मास को तो यहां माना, इसके मास के कंप्लीट स्फीयर के मास को कहां मान लिया था, सेंटर पे, तो एकदम सही है। लेकिन ये तभी वैलिड है जब स्फीयर के बाहर आप चीजों का कैलकुलेशन करेंगे। अगर स्फीयर के अंदर देखोगे तो तुम जानते हो ना, हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बोलो, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है सर, जीरो होता है। अगर कोई क्यू चार्ज यहाँ पे रख दोगे तो नेट फोर्स इस पे कितना लगेगा, जीरो। उसी तरीके से सेल थ्योरम कहता है कि कोई मास अगर आपने अंदर रखा तो यहाँ पे डॉटेड एक स्फीयर बनाओ, और अगर इस स्फीयर का कोई भी मास इसके अंदर आ रहा है तो ही इस पे फोर्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे मान लो ये स्फीयर है और यहाँ पे मास रखते हो, तो कहता है कि एक बड़ा सा स्फीयर पॉइंट मास पे मानो, और इसके अंदर इस पूरे स्फीयर का मास को इसको सेंटर पे मान लो, तो इसको इस पूरे स्फीयर के मास को सेंटर मान लो, डिस्टेंस x हो जाएगी, फोर्स लिख लो। लेकिन अगर ये हॉलो स्फीयर के अंदर रखोगे तो अंदर में इस पूरे हॉलो स्फीयर की वजह से इन मास पे जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा। अब इसके कई रीजन है। पहला रीजन तो मैं ये बताता हूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है अंदर में, इस स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो। दूसरा बताता हूं कि मान लो इस हॉलो स्फीयर का मास जो यहां से यहां तक है, इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगा, ये अपनी तरफ करेगा, तो नेट अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स बताओ क्या हो जाएगा, जीरो। ये कहानी है, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, two particles of equal mass are moving under a circle of radius r due to their mutual gravitational force। देखो, two particles of equal mass are moving around a circle of radius r due to their mutual gravitational force। देखो, दो पॉइंट मास है m और n, अब दोनों डायमीटर के अपोजिट होंगे। सर डायमीटर के ही अपोजिट क्यों होंगे, सर आपको कैसे पता चला। मान लो डायमीटर के अपोजिट नहीं, दूसरा मास यहाँ है, तो इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा, तो सर्कल पे मूव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्कल पे मूव करने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर के बैठ के अगर देख रहे हो तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वही इसको घूमने के लिए नेट सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो ऐसे मान लो ये v वेलोसिटी से इधर चल रहे हैं, मान लीजिए v वेलोसिटी से इधर चल रहा है v नॉट से, तो ये इधर चलेगा v नॉट से, और दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जैक्टली सेंटर की तरफ लगेगा। तो इसको v नॉट वेलोसिटी से r रेडियस के पाथ में चलाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए m v नॉट का होल स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू। अब इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस है 2r, तो ये होगा g m स्क्वायर बटा 2r का होल स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर।
क्या हो जाएगा बेटा 4r²। तो बोलो यहाँ से m से m स्क्वायर कैंसिल होगा तो m बचेगा, r स्क्वायर से r कैंसिल होगा तो r बचेगा। तो v0 इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर gm बटा 4r। ये हो जाएगा इनकी वेलोसिटी। इनको सर्कुलर पाथ पे r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे, देखो ये रेडियस इसका r है, r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे कौन घुमा रहा है, देखो इस r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे कौन घुमा रहा है, तो इनके बीच के लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लिखोगे तो इन दोनों के बीच के सेंटर के डिस्टेंस लोगे, और r रेडियस है तो घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो तो इतना ही चाहिए, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा। तो ये खास बात इसमें समझना यही है कि सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल चाहिए ये उनका ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा, बात खत्म, और कोई खास बात इसमें नहीं। अच्छा, अब वो सवाल आ गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं लगेगा। एक पॉइंट मास है m और एक रॉड है, कैपिटल M मास का और L लेंथ का रॉड है, सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स पूछा है, बताओ लिख पाओगे फोर्स? नहीं सर नहीं लिख पाएंगे, क्यों? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड नहीं है। तो आपको याद है इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया था तो यही एग्जांपल लिया था, जहां पे कोई फंडामेंटल लॉ, फेमस लॉ वैलिड नहीं होता है, वहां पे इंटीग्रेशन हमारी मदद करता है। इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, रॉड और पॉइंट मास के बीच लग रहा है, लेकिन बात कहां अटक रही है, फोर्स कैलकुलेट करने पे। तो आइए करेंगे अपन, यहां से x डिस्टेंस पे जाते हैं और एकदम तिद्दी सा, एकदम छोटू सा, एकदम हल्कू सा, पतलू सा, छोटा सा dx मोटाई का एक हिस्सा काट लेते हैं। ये dx मोटाई का जो हिस्सा काटा इस रॉड में से, ये तो पॉइंट मास जैसा होगा। हाँ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी x, तो इस दोनों के बीच में बहुत छोटा सा ये मास है और ये भी पॉइंट मास है, तो छोटा सा फोर्स लगेगा df। छोटा सा फोर्स क्यों? छोटा सा ही मास तो काटा, एकदम पॉइंट मास, छोटा सा फोर्स हो जाएगा ये मास g, ये मास m इंटू इसका मास कुछ dm मान लो, छोटा सा dm मास काटा है यहाँ पे, बटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x²। तो सर ये तो इसके छोटे से एलिमेंट और इसके बीच है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट काटो और सबके बीच फोर्स लिखो। अब बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट काटोगे, सबके बीच फोर्स लिखो, जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग इसको निकालेंगे इंटीग्रेशन से, यहां से हम निकालेंगे इंटीग्रेशन। कैसे करें सर इंटीग्रेशन? यहाँ पे dm है, ये x है, x का इंटीग्रेशन dm कैसे कराएगा? तो देखो L लेंथ का मास, मास ऑफ L लेंथ, मास ऑफ L लेंथ is in mass of unit length। L लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास होगा m by l। देन मास ऑफ dx लेंथ इज इक्वल टू m by l इंटू dx। ये छोटा सा मास हो गया d, तो dm की वैल्यू छोटा सा मास यहाँ पे रखेंगे अपन, d स्मॉल m कैपिटल m by l। देखो भाई कैपिटल m by l इंटू dx, ये छोटा सा मास आ गया बटा x²। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, अब इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, यहाँ भी लगाओगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर लिखो, ये बचेगा तुम्हारा f इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बटा l इंटीग्रेशन dx बटा x²। x की लिमिट यहाँ से d से, क्योंकि इस रॉड का हिस्सा यहीं से शुरू हो रहा है तो यहीं पे जाकर x काटते आप, तो ये हो जाएगा d से लेके यहाँ तक d प्लस l तक। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे छोड़ दूँ और बोलो तुम इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल लेना, लेकिन मैं MR हूँ। अब सुनो मैं क्या बताऊँगा, ये तो आंसर तू निकाल लेना, 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा। मैं ये भी बता देता हूँ, g कैपिटल M स्मॉल m बटा l, ये मैंने करा है -1/x, यहाँ ले ले d से d प्लस l तक कर दे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करके अंदर आएगा और उस आंसर का मैं तुम्हें फील दिला देता हूँ। सर फील तो दिला दोगे, लेकिन एक बात बताओ, हमें तो इंटीग्रेशन करके निकालना चाहिए। अबे रामलाल है क्या? तुम्हें युगांडा से भारत ले आया मैं, अब फील दिलाता हूँ तुम्हें जबरदस्त चीज। और क्योंकि ये दो जगह लगेगा इसलिए तुम्हें याद रखना भी है। देखो तुम्हें फोर्स चाहिए, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बोलो? फोर्स का डायमेंशन होता है g, ऊपर में दो मास आना चाहिए सर, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मास होता है, तो दो मास और नीचे दो डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो g ऊपर में मास m1 m2 बटा r² होता है, तो g इसका मास स्मॉल m, रॉड का मास कैपिटल M बटा डिस्टेंस। अब कौन सा डिस्टेंस लेते हैं? तो एक एंड का डिस्टेंस बोलो कितना होगा d, और दूसरे एंड का डिस्टेंस यहाँ पॉइंट मास है d प्लस l, तो ले लो d इंटू डी प्लस एल, ये आंसर आएगा। दोनों एंड के डिस्टेंस को प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर आना चाहिए, ये लो आंसर आ गया। क्या बात कर रहे हो सर, यही आएगा क्या? कर ले इंटीग्रेशन, यही आएगा। तो सर ये बात तो ऐसे समझने से हमें क्या फायदा होगा? तो कर ले इंटीग्रेशन, तुम्हें इसी से फायदा होगा, रामलाल ही रहेगा। तो यहां पे शॉर्ट नोट्स में इसको मेंशन कर ले और देख, इसकी मजेदार चीज देख,
ये ग्रेविटेशन में भी लगेगा, सॉरी ग्रेविटेशन में तो निकाला ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी लगेगा, डायरेक्ट ये लगा सकता है। और मैं इससे डायरेक्ट आईआईटी एडवांस के पूरे सवाल आंसर निकाल दूंगा डायरेक्ट। आईआईटी एडवांस में एक सवाल पूछा था कि अर्थ के ऊपर एक रॉड रखा है और रॉड का लेंथ अर्थ के रेडियस से डबल है, 2r लेंथ का रॉड है। तो रॉड का लेंथ है अर्थ के रेडियस से, कराई देता हूं, आईआईटी एडवांस में सवाल पूछा ये, और तो फील करना एमआर स्टार से इसकी औकात क्या बना देता हूं। देख, ये अर्थ है, इसका मास m, रेडियस r। और सवाल ये बोला कि अर्थ के सरफेस से ऊपर में ऐसा एक रॉड रख दिया, ऐसा एक रॉड रख दिया, देखो ऐसा रॉड रख दिया, फील करना इस बात को, ऐसा रॉड रख दिया। रॉड का बोला जो मास है m, लेंथ है, फाइंड वेट ऑफ रॉड। अब क्या निकाले साहब वेट ऑफ रॉड? सीधा m इंटू जी नहीं लिख सकते क्योंकि यहां तक g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। अब इंटीग्रेशन करके निकाले, कैसे करें? छोटा सा डिस्टेंस लेके उसमें फोर्स लिखें या डायरेक्ट आंसर लिखें? तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। हाँ देख, वेट का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स को ही वेट कहते हैं। तो वेट बराबर होगा g, इसका मास बोल कैपिटल M, इसका मास बोल स्मॉल m बटा, यहां से एक एंड का डिस्टेंस बोल सेंटर से, अर्थ के सेंटर भी मास मानेगा, डिस्टेंस बोल r, और दूसरे एंड का डिस्टेंस बोल r, और ये जो लेंथ है वो रेडियस के डबल था। तो यहां से लेके यहां से क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ 2r और ये r, तो यहां से लेके रॉड के दूसरे एंड का डिस्टेंस हो जाएगा 3r इंटू 3r। तो ये हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m बटा 3r स्क्वायर। और मैं ये प्रूफ कराऊंगा, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है gm बटा r स्क्वायर, gm बटा r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तेरा mg/3 आंसर। अगर m मास का ऑब्जेक्ट आपके सरफेस पे होता तो उसका वेट होता mg, अबे रॉड है तो उसका वेट होगा mg/3। बता मोक्ष मिला कि नहीं? जबरदस्त सवाल। अब तुम इसको देखोगे, सॉल्व करोगे तो बार बार एक ही चीज को कई बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? मैंने समझा दिया ना रॉड के केस में क्या होता है। सोच, फोर्स क्या होता है, जी एम, पहले ऑब्जेक्ट का मास, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, और रॉड के एक एंड का डिस्टेंस और दूसरे एंड के डिस्टेंस को लेके प्रोडक्ट कर दो। यहां से एक एंड का डिस्टेंस देखो r, सेंटर से r, और दूसरे का ये 2r था तो यहां से हो जाएगा 3r इंटू r आंसर। बताओ चमत्कार है कि नहीं? ये रहा आंसर, तो रख लो इसको, और नहीं तो मैंने इंटीग्रेशन करके निकाल दिया है, इंटीग्रेशन करना सिखा दिया है। नेक्स्ट आने से पहले, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं। तो अभी तक हमने जो सवाल किया वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे किया, अभी तक हमने जो सवाल किया वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे किया। मैं इसलिए सोच रहा था कि मैं एक सवाल भूल गया यहाँ पे लिखना, मैं मेंशन कर देता हूँ, या हो सकता है वो सवाल बाद में लिख दिया हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा, एक बार चेक कर लो, तो मुझे देख के पता चल जाएगा, चिंता मत करो। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ 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 हाँ, अरे ये यहाँ नहीं है, सॉरी, सवाल को खा गए, और एक सवाल से तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। नीट में बेटा एक सवाल में ना 20,000 30,000 रैंक ऊपर नीचे चला जाता है। अपन सवाल से खिलवाड़ नहीं करेंगे। और ध्यान रखिएगा, मेरा जो फंडामेंटल्स है फिजिक्स पढ़ाने का वो पूरी दुनिया से थोड़ा अलग है। भले ही मेरे लेक्चर को देखने में थोड़ा समय आपको ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आप पूरा लेक्चर देख लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जाके आप सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि सवाल तो मास्टर नहीं करा दिया। नीट यही है बेटा, हर सवाल में थोड़ा कंसेप्ट होता है, इसको सीख लेना चाहिए। अब मान लो कि एक सवाल है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इफ m इज इक्वल टू 10 kg, एक m मास का ऑब्जेक्ट है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट m1 and m2, सेम सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक में बनता है, एंड प्लेस्ड at distance r, then find m1 by m2 so that force between m1 and m2 will be maximum, so that force between m1 and m2 will be maximum। हालांकि ये सवाल ग्रेविटेशन का है, लेकिन कंसेप्ट ग्रेविटेशन का लगेगा नहीं, कंसेप्ट तो मैथमेटिक्स का है। देखो, एक 10 kg मास का एक ऑब्जेक्ट है, नेट मास है 10 kg, इसी को तोड़ के एक मास बनाया मैंने m1, और इसी को तोड़ के एक मास बनाया मैंने m2, इसी से तोड़ के बना रहा हूं, मतलब m1 प्लस m2 10 kg होगा।
और दोनों को r डिस्टेंस पर रख दिया। तो पूछा m1 बाई m2 की वैल्यू बताओ, इसका रेशियो बताओ, ताकि दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम लगे। तो इसको मैथमेटिकली ड्राइव ना करके मैं लॉजिकली फील करा देता हूँ। दोनों 10, तो या मैं m1 को 10 दे दूं तो ये 0 होगा, दोनों के बीच में फोर्स 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको 9 रखूं, इसको 1 रखूं, 9 8 1 9 और 1, तो इनका फोर्स क्या होगा? तो फोर्स होता है बेटा g m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो m और g और r स्क्वायर तो कांस्टेंट है। m1 को रखा 9, 1 को रखा 10, तो 9 और 1 9 गुना 1 1 रहेगा। अगर मैं इसको 8 रखूँ तो ये होगा 2, 8 दूना 16। अगर इसको 7 रखूँ, ये 3 रखूँ तो 7 3 का इस फोर्स और बढ़ गया। इसको मैं 6 रखूँ, ये 4 रखूँ तो 6 चौका 24 फोर्स और बढ़ गया। अगर मैं इसको 5 रखूँ, इसको 5 रखूँ तो फोर्स हो गया 25। मतलब m1 और m2 का रेशियो 1:1 आएगा फॉर द मैक्सिमम फोर्स। क्यों सर? तू रख के देख ले। m1 से ही दो डिवीजन में किया है, तो m1 प्लस m2 का सम कांस्टेंट है। तो याद रखना, अगर दो मासेस का सम कांस्टेंट है तो बीच में लगने वाला फोर्स तभी मैक्सिमम होगा जब उन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। उन दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये सवाल पूछ रहे थे। इस सवाल एक कैसे पूछेंगे देखना, सवाल पूछना, एक 3m मास का ऑब्जेक्ट है और एक 2m मास का ऑब्जेक्ट है, दोनों r डिस्टेंस पे है। फाइंड, समझना बेटा, सवाल तुम बहुत अच्छे से कर लोगे, सवाल करना बहुत जरूरी है। फाइंड फ्रैक्शन ऑफ मास, फ्रैक्शन ऑफ मास transferred from 3m to 2m so that force between them becomes maximum। तो देखो 3m और 2m, तो नेट मास इसका 5m हो गया। अब इन दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम कब होगा? मैं एक्स्ट्रा मास इस पे नहीं लगाना, मुझे इसमें से कुछ मास उसमें ले जाना है। तो अभी फोर्स कितना लग रहा है? तो 3m इंटू 2m बताओ कितना हो गया? 6m। 3 दूना 6, 6m। इनके बीच का फोर्स 6m लग रहा है। ठीक है सर। अब कुछ मास अगर मैं इसमें से उठा के इसमें रख दूं तो दोनों का मास बराबर हो जाए ताकि फोर्स मैक्सिमम लगे। तो यहां से m/2 मास उठा के यहां रख जाओ, आंसर हो जाएगा तुम्हारा m/2। कितना ट्रांसफर करोगे? m/2। तो ये हो जाएगा 5m/2, वो भी हो जाएगा 5m/2। मतलब ये आ जाएगा 5m/2, मतलब 3m में से m मास m/2 मास हटा दो तो 2.5m 2.5m मतलब 5 तो 25/4। 25/4 6 से ज्यादा होगा, 6 चौका 24 होता है, 6 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो दो मासेस के बीच में फोर्स तभी मैक्सिमम होगा जबकि दो मासेस का सम कांस्टेंट होगा। 3m प्लस 2m टोटल 5m है, इसमें से उठा के उसमें रखूंगा, नेट टू कांस्टेंट ही रहा, तो उनके बीच का फोर्स तभी मैक्सिमम होगा जब उन दोनों का मासेस इक्वल हो। देखो m1 इंटू m2 का आंसर आएगा 1:1। यहाँ पे रेशियो से कंसेप्चुअल करा दिया, मैथमेटिक्स ना जाते हुए कंसेप्चुअल करा दिया। अब है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसी तरीके से होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट मास। कोई भी m मास पे फोर्स निकाल लो, जैसे मान लो 10 kg पे फोर्स लग रहा है F, तो 1 kg पे कितना लगेगा? F/10। m मास पे फोर्स लग रहा है F, तो 1 kg पे कितना लगेगा? F/m। तो यहाँ देखो ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट मास, जहां पे m बहुत छोटा है। ठीक है ना, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर केजी। डायमेंशन क्या होगा? तो फोर्स बटा मास, फोर्स बटा मास, मास से मास कटेगा, Lt-2। देखो Lt-2 इसका डायमेंशन होगा। ये भी वेक्टर है क्योंकि है तो फोर्स ही, बट एक यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स है। डायरेक्शन पैरेलल टू द फोर्स, हमेशा डायरेक्शन पैरेलल टू द फोर्स। और फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमेशा अट्रैक्टिव होगा, मतलब पोजीशन वेक्टर के अपोजिट होगा। ठीक है ना बेटा। अब अपन लिख लेते हैं पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मान लो यहाँ पे मास है m और यहाँ पे एक मास रख दिया हमने m। ये मास कैपिटल m है, ये मास को मैं कैपिटल m बना देता हूँ, ये पॉइंट मास है मेन। और यहाँ पे छोटा सा मास रख दिया, यहाँ पे फील्ड निकालनी है। तो इसके वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो लिख लो। तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? लगेगा g कैपिटल M स्मॉल m बटा r स्क्वायर माइनस r कैप। माइनस r कैप क्यों? क्योंकि यहाँ पे इससे इसका पोजीशन वेक्टर ये है और फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है बेटा, इसलिए माइनस है। अब हमें क्या निकालना है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉइंट मास। अब ये m मास का फोर्स है, तो पॉइंट मास का फोर्स निकालने के लिए इसी m से डिवाइड कर दो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा माइनस gm बटा r स्क्वायर। ये आएगा आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये r क्या। अब इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा ग्राफ? बहुत इजी है, I वर्सेस R का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे जैसे इस मास को दूर लेते जाओगे तो इसके वजह से किसी भी यूनिट मास पे लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं।
सर फोर्स बटा मास तो एक्सीलरेशन होता है। हाँ, तो यूनिट मास का इस मास के फील्ड में किसी यूनिट मास को रख के मैं छोड़ दूं तो जितने से एक्सीलरेट होगा उसी को कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। एक्सीलरेशन ही है असल में, लेकिन एक्सीलरेशन किसका, किसी का भी, यूनिट मास का, यूनिट मास का एक्सीलरेशन ऑफ यूनिट मास। अरे भाई फोर्स बटा मास तो एक्सीलरेशन होता है ना, तो इसके फील्ड में एक यूनिट मास को रख दूंगा तो जितने एक्सीलरेशन से भागेगा उसकी वैल्यू है देखो जी एम बाई आर स्क्वायर। फोर्स होता है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बटा मास। ठीक है सर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो ये लिया हमने यहाँ पे हॉलो स्फीयर। अब सुनना, हॉलो स्फीयर के सेंटर से बाहर आउटसाइड पे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मास रख दूं मैं एम, और ये है आपका हॉलो स्फीयर जिसका मास है कैपिटल एम। अब हॉलो स्फीयर के बाहर पॉइंट रखा है तो पूरे हॉलो स्फीयर का मास यहाँ पे मान लो। अब इन दोनों के सेंटर से लिया डिस्टेंस आर, तो ये डिस्टेंस आर हो गई, तो इस पे फोर्स लगेगा आपका जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर, और फोर्स बटा मास कर दूं, देखो मास से डिवाइड कर दूं तो ये इससे कट जाएगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक माइनस, क्यों, क्योंकि पोजीशन वेक्टर आगे और फोर्स अंदर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ। एक मिनट, तो ग्राफ भी ये मैग्नीट्यूड का बना है, फोर्स का बनाऊंगा तो आर वेक्टर के अपोजिट है। सुनो ना बेटा, अच्छे समझो, अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट मास है, मैं आर वैरी करूँ तो यहाँ से आर यहाँ पे आता हूँ, या आर यहाँ पे आता हूँ, या आर यहाँ पे आता हूँ, तो दूर दूर जाते जा रहा हूँ, मतलब यहाँ से ज्यादा पोजीशन वेक्टर पे जाके देखूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा, और किधर होगा, पीछे की तरफ अट्रैक्टिव होता है, इसीलिए यहाँ पे नीचे ग्राफ बनेगा। ठीक है बेटा। अच्छा, सरफेस पे अगर देखूं मैं तो सरफेस पे अगर कोई पॉइंट मास रख दूं जिसका पोजीशन वेक्टर आर होगा, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा कैपिटल आर स्क्वायर, और स्मॉल एम से डिवाइड कर दूंगा तो ये सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गया। कहां पे आ गया, सरफेस पे। अब अंदर में जाके ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल आर डिस्टेंस पे लिखाऊंगा तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो, क्योंकि इस पे फोर्स कितना लगता है, जीरो, तो अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैं इसको ग्राफ प्लॉट करके देखूं तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बना रहा हूं, मॉड ले रहा हूं मैं, पोजीशन वेक्टर को जैसे जैसे पोजीशन वेक्टर बनाता जाऊंगा तो मॉड ले रहा हूं मैं, देखना ग्राफ कैसा बनेगा। पहले तो ग्राफ बनेगा जीरो, क्योंकि सरफेस तक, यहां से लेकर सरफेस तक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है जीरो, और अचानक से सरफेस पे आ जाएगा जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे जी एम कॉन्स्टेंट रहेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कम होता जाएगा। तो इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का बिहेवियर पॉइंट मास जैसा है, लेकिन अंदर में जीरो और बाहर में पॉइंट मास जैसा, सिंपल ये कहानी है। इसलिए हॉलो स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट मास रख दो और बोलो इस हॉलो स्फीयर इस पॉइंट मास के बीच फोर्स क्या होगा, तो जीरो होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो। और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए। अब ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर की वजह से हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखना है, ठीक है, तो बाहर में जाके लिखूंगा यहां पे आर डिस्टेंस पे, यहां पे आउटसाइड, तो आउटसाइड जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगा उस पूरे स्फीयर को सेंटर पे मान के ही आएगा, मतलब पूरे मास को मैं सेंटर पे मान लूं, सॉलिड स्फीयर है, इसका पूरे का मास है कैपिटल एम, मान लो सॉलिड स्फीयर है, पूरे का मास है कैपिटल एम, इसका रेडियस है आर, तो बाहर में अगर कोई पॉइंट मास रखोगे तो पूरे सॉलिड स्फीयर का मास हम यही मानेंगे। इन दोनों के बीच में जब फोर्स लिखेंगे तो होगा जी, जी सॉलिड स्फीयर का मास है, यहां पे स्मॉल एम मास रख दो और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, तो स्मॉल एम सेंटर और इसके बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर। बहुत आसान है यार, ये तो 9th क्लास में पढ़ा होगा तुम। फोर्स बटा मास कर दो तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगा, वेक्टर फॉर्म में रखोगे तो माइनस जी कैपिटल एम बटा स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू आर वेक्टर। ठीक है सर, ये तो पॉइंट मास जैसा है, ये तो पॉइंट मास जैसा है। तो एक बात बताओ, फील करके बताना कि अगर मैं तुम्हारे बाहर से एक बॉल दिखाऊं तो कैसे बताओगे कि ये हॉलो स्फीयर है कि सॉलिड स्फीयर है? सर नहीं पता चलेगा। कब पता चलेगा? अंदर जाके, मतलब बाहर से और सरफेस तक बैठ के तुम्हें ये पता नहीं चल रहा कि सॉलिड है या हॉलो है, मतलब बाहर से पता नहीं चल रहा, मतलब बाहर से बिहेवियर एक जैसा है। लॉजिकली सोचना, दिमाग में बिठाने का एक तरीका है। मैं तुमसे कहूँ कि गेंद में दिखा रहा हूँ, बोला हॉलो है कि स्फीयर, अंदर से खाली है कि भरा हुआ है, बोले सर ये तो बाहर से देख के कैसे पता चलेगा, तो मतलब बाहर से बिहेवियर एक ही जैसा है। तो बाहर में पॉइंट मास हो, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, इसका बिहेवियर सेम होता है। तो बाहर में पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीएम बटा आर स्क्वायर, हॉलो स्फीयर का जीएम बटा आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का जीएम बटा आर स्क्वायर। सरफेस पे भी यही होगा, बस सरफेस से सेंटर की डिस्टेंस हो जाएगी माइनस जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर।
आर कैप, मतलब डायमेंशनली गलत हो जाएगा ना, वेक्टर नहीं लिख सकते कैप, अगर वेक्टर लिख रहे हैं तो पक्की बात है यहाँ पे आर क्यू आ जाएगा फिर, ठीक है। अब आता है अंदर में, तो अंदर में कोई पॉइंट मास यहाँ पे रखो, अभी देखो देखो रखा भी है, देखो पॉइंट मास, अगर अंदर में कोई पॉइंट मास आप रख देते हो और फिर आप फोर्स निकालते हो, देखो यहाँ पे एम मास रख दिया, तो सेल थ्योरम यही कहता है कि यहाँ पे जब एम मास रखोगे, ये जो डॉटेड लाइन अंदर में बचा है, इसके अंदर वाला जो मास आएगा वही इसको अट्रैक्ट करेगा, बाहर वाला मास अट्रैक्ट नहीं करेगा, बाहर वाला मास अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेट अस कंसीडर दैट रेडियस ऑफ अर्थ या सॉलिड स्फीयर अर्थ एक ही बात आर एंड द यूनिफॉर्म डेंसिटी रो हुज मास इज एम। अब मास कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप कह सकते हो कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल मास सॉलिड स्फीयर का एम और टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, तो लिख सकते हैं ये क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम का मास है, लेकिन हमें अंदर वाला मास चाहिए आर डिस्टेंस पे, ये वाला मास चाहिए हमें, ये वाला मास चाहिए, क्योंकि इसी मास को मैं सेंटर में मान के इस पे फोर्स लिखूंगा, तो ये मास कितना हो जाएगा, तो एम डैश होगा, जो अंदर में सर्कल्ड वाला मास है जिसकी वजह से फोर्स लगेगा, वो होगा एक यूनिट वॉल्यूम का मास है 4 बटा 4/3 पाई आर क्यू इंटू इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर है साहब, तो 4/3 पाई आर क्यू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एम आर क्यू बटा कैपिटल आर क्यू, ये फोर्स आ गया, सॉरी मास आ गया। अब इसके बीच में जब फोर्स लिखोगे तो फोर्स बराबर होगा F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम आर क्यू बटा कैपिटल आर क्यू, कैपिटल आर क्यू, ये आ गया तुम्हारा जी, और ये मास M1, ये मास है बस, ये तुम्हारा बस मास है, ये देखो ना एम डैश की वैल्यू आई है, और डायमेंशन देखो आर क्यू से आर क्यू नीचे कटेगा तो मास है, दूसरे का मास है स्मॉल एम बटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आप सिंपल फोर्स को स्मॉल मास से डिवाइड कर दो, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा, जब निकालोगे स्मॉल एम से डिवाइड करो तो एम से एम कटेगा और आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा, तो ये आएगा जी कैपिटल एम बटा आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ये आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो एक तुम्हें जबरदस्त चीज सिखाने वाला हूं, इसी को कहते हैं सोच। अब देखना, मैं जो तुम बोल रहा हूं उसको लिख लो, मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं, सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। आर क्या है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस लिया, आर क्या है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस लिया, देख ये देख, सॉलिड स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पे ये आया है, अगर मैं इस एम मास को सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे रख दूं तो आर जीरो हो जाएगा, तो फोर्स क्या होगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, या ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करो, पूरे फिजिक्स में जहां भी फील्ड की बात करोगे और सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर देखोगे, मतलब मान लो सॉलिड स्फीयर के अंदर देख रहे हो, या सॉलिड सिलेंडर के अंदर देख रहे हो, या सॉलिड प्लेट के अंदर देख रहे हो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस का प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से देखोगे, अगर मैं पूछूं कि अंदर में जो फॉर्मूला वैलिड है वो इनसाइड का ये रहा, ये हमने इनसाइड में निकाला है, कहां निकाला है हमने, ये इनसाइड में निकाला है, ये तो है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसलिए अंदर वाला मास निकाल लिया, उससे एम से फोर्स लिख लिया, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गया। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ध्यान से देखेंगे तो आउटसाइड रीजन में आपका है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं बस, जी एम बटा आर स्क्वायर, सरफेस पे आया आपका जी एम बटा कैपिटल आर स्क्वायर, और इनसाइड आपका आया है, इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड जी एम बटा कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर, ऊपर एक डिस्टेंस आया तो नीचे दो डिस्टेंस, तीन डिस्टेंस आएंगे, डायमेंशनली तो जी एम बटा आर स्क्वायर चाहिए ना, फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, जी एम बटा आर स्क्वायर, तो जी एम बटा आर क्यूब, क्यों, क्योंकि ऊपर एक डिस्टेंस है। अब इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ सिर्फ एक जगह आएगा कि चार जगह आएगा, चार जगह आएगा, छह जगह आएगा, चल तुम्हें लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हो, ये तो बहुत थोड़ा मुश्किल हो गया, तो छह जगह आएगा, ये तो समझ ले, थोड़ा सा ध्यान देके, सर कहाँ छह जगह बताऊं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, प्लेट के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर, सिलेंडर के अंदर, ले ले कितने आ गए समझ ले इसको। सेंटर पे फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बताओ क्या होगी, मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ये आएगी ऐसे, और सरफेस तक मैक्सिमम होगा, बढ़ेगा, देखो जैसे आर को बढ़ाओगे बढ़ेगा, जब सरफेस पे जाओगे तो स्मॉल आर को कैपिटल आर रखोगे तो कट गया तो आर क्यू, और बाहर जाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये मॉड ऑफ आई बना है, तो आई भी बना के दिखा दूं एक बार मैं तुम्हें, आई वर्सेस आर का ग्राफ ऐसा बनेगा, आई वर्सेस आर का ग्राफ ऐसा बनेगा, समझ आया बहुत अच्छे से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब है आपका
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एबव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर। तो पहले तो अर्थ सरफेस पे बात कर ले थोड़ा सा अपन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। मान लो अपन ने अर्थ सरफेस बनाया, ये अर्थ है, बढ़िया बनाते, थोड़ा मजेदार बनाते, ये अपन ने अर्थ सरफेस बनाया, यहाँ पे एक मास रख दिया। अब अच्छे से समझना, ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आपको नहीं लग रहा कि अर्थ मीन्स सॉलिड स्फीयर? हाँ, अर्थ मीन्स सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर है, ये पूरा का पूरा मास है, इसका नेट मास अर्थ का मैं एम बोल देता हूँ और रेडियस आर बोल देता हूँ, ये सेंटर से डिस्टेंस हो गया। अब अर्थ के सरफेस से अगर कोई मास रख दूं मैं और उनके बीच का फोर्स पूछूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस स्मॉल एम ऑब्जेक्ट पे कितना, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस स्मॉल एम मास पे कितना लगेगा? तो F इज इक्वल टू लगेगा G कैपिटल M स्मॉल m बटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर ई का होल स्क्वायर। ये तो सर फोर्स है। एक्सीलरेशन क्या होगा? तो फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन होता है। लेकिन सर फोर्स बटा मास तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है। फोर्स बटा फोर्स पर यूनिट मास तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है। यस, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ही हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। देखो, अगर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स बटा मास लिखो तो एक्सीलरेशन होता है, लेकिन अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स बटा मास लिखोगे तो ग्रेविटी हो जाता है। अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसी को हम कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन दोनों अलग वर्ड है, इसको मैं थोड़ा समझा दूं। बच्चे 90% बच्चे एक ही मानते हैं। ग्रेविटेशन मीन्स फोर्स बिटवीन एनी टू मास, एनी टू मास। थोड़ा सा फील करना इस बात को, दुनिया से एकदम अलग और सही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कंसेप्चुअली सही है ये। और ग्रेविटी कहीं लिखूं मैं ग्रेविटी, तो यहां पे आएगा फोर्स बिटवीन प्लैनेट, दैट प्लैनेट मे बी मून, मे बी अर्थ एंड अदर मास। किसी प्लैनेट और एम मास के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसको एक स्पेशल नाम दिया ग्रेविटी। इसीलिए तो हम कहते हैं, जैसे मान लो कि मैं हूं मास नहीं हूं क्या, बहुत मोटा ताजा हूं, बहुत मोटा ताजा हेल्दी, मैं मास। अब मेरे वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा, हाँ सर लग रहा होगा। मेरा मास G, मेरा मास इंटू इसका मास, बट हम दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस फोर्स को मास से डिवाइड कर दूं तो एक्सीलरेशन आएगा। क्या मैं इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह सकता हूं? नहीं। सुनना ध्यान से बात, ग्रेविटी वर्ड कहां से आया? ग्रेविटेशन क्यों नहीं बोलते, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऐसा क्यों नहीं बोलते? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऐसा नहीं बोलते, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ की वजह से है। तो अगर मैं कहूं कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, सुनना वर्ड, ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब किसी प्लैनेट का या अर्थ का फोर्स नहीं लगेगा। ग्रेविटी फ्री स्पेस, क्या ग्रेविटी फ्री स्पेस में बेटा बहुत ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं ना, अब तुम रामलाल लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत मुश्किल काम कर रहा हूं मैं, हिम्मत वाला काम कर रहा हूं, मेरा सहयोग करो थोड़ा। अगर मैं बोलता हूं ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो मेरे और इसके बीच में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब है ग्रेविटी फोर्स बिटवीन प्लैनेट एंड अदर मास। तो ना तो मैं प्लैनेट ना तो ये प्लैनेट, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में हम दोनों पे फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूं ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस, मतलब हम दोनों पे फोर्स नहीं लगेगा। फील करो इस बात को, फील करो इस बात को। ग्रेविटी इज द वर्ड डिफाइंड फॉर द force between any planet and mass. Gravity और gravitation is the word defined for the force between any two mass. ठीक है, चलो। तो ग्रेविटी अर्थ की वजह से फोर्स लगा है, ये क्या है? धरती माता अर्थ की वजह से फोर्स लगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। इसी को हम नाम देते हैं G। ये रहा फोर्स बटा मास कर दो तो GM बटा R स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू आता है अर्थ सरफेस पे निकाला, इसलिए मैं G0 लिख देता हूं। इसकी वैल्यू हो जाएगा GM बटा R स्क्वायर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप लिख सकते हो 9800 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इन तीनों में से यूज कुछ नहीं होता, यूज होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है भाई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो गई GM बटा R स्क्वायर। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको याद ना रख के डायरेक्टली आप इसको याद रखिए, GM की वैल्यू
जी नॉट आर स्क्वायर होता है। सर वही बात तो है, हाँ वही बात है, लेकिन ये तुम्हारा कभी यूज नहीं होगा, ये हमेशा यूज होगा। बहुत बार ये काम आता है, जी और कैपिटल एम दोनों कांस्टेंट हो गया। जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और मास ऑफ अर्थ, तो जी एम की वैल्यू होती है जी नॉट आर स्क्वायर। कई बार यूज होगा, इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को याद रखना। अब मेरी बात सुनना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे आया है जी एम बटा आर स्क्वायर। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं अर्थ की मीन डेंसिटी को कांस्टेंट मान लूं और उसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, ठीक है ना, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। तो जी मास को लिखूंगा रो 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे तुम्हारा आर स्क्वायर है, तो जी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4/3 जी बाई रो आर। मतलब अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ग्राफ बनाओ, अर्थ सरफेस पे की बात कर रहा हूं मैं, हाइट पे नहीं जा रहा, अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ अर्थ के बीच, अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ अर्थ के बीच कैसा ग्राफ बनेगा। तो यहां पे ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। जितनी ज्यादा अर्थ की रेडियस होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके सरफेस पे ज्यादा होगा। किसी भी प्लैनेट के लिए फॉर्मूला सही है। सर हमने तो पढ़ा जीएम बटा आर स्क्वायर, तो ये भी सही है, लेकिन ये तब जब मास को कांस्टेंट मानूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज 1/r²। और अगर मैं डेंसिटी को कांस्टेंट मानूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। दोनों अलग चीजें हैं, सेपरेट चीजें। अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर अर्थ की रेडियस को मैंने डबल कर दिया, अर्थ से हाइट पे नहीं जा रहा हूँ, सरफेस पे हूँ, लेकिन अर्थ की रेडियस को डबल कर दिया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, मेरा सवाल गलत है, मैं नहीं पूछ सकता। जब भी सवाल देखना लिखा होगा ना, तो ये मेंशन किया होगा कि किसी प्लैनेट की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी की डबल है, सॉरी किसी प्लैनेट का रेडियस अर्थ की रेडियस से डबल है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ, नहीं पूछ सकते जब तक मैं मास और डेंसिटी के बारे में ना बताऊं। अगर मैं कहता हूँ डेंसिटी कांस्टेंट है, रेडियस डबल हुआ, डेंसिटी कांस्टेंट है, रेडियस डबल हुआ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डबल होगा। डेंसिटी कांस्टेंट है, रेडियस डबल हुआ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डबल हुआ। और मास कांस्टेंट है और रेडियस डबल किया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब चलते हैं अर्थ सरफेस से h हाइट पे। लेट अस कंसीडर पॉइंट मास m एट अ हाइट h। देखो h हाइट पे एक पॉइंट मास m मान लिया अपन ने, h हाइट पे एक पॉइंट मास अपन ने m मान लिया। अर्थ का रेडियस यहां से यहां तक है तुम्हारा r, अर्थ सरफेस से स्मॉल h हाइट पे जाके इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना है। तो एज्यूम द रेडियस ऑफ अर्थ बी re एंड द मास ऑफ अर्थ इज me। ये तो जानते हैं हम, ऐसे बकवास लिखा हुआ, एंड दस नोज दैट द मास ऑफ द अर्थ इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। अर्थ का मास में पूरा का मास सेंटर पे मान लूंगा, तो यहां से लेकर के यहां की जो डिस्टेंस होगी वो r प्लस h होगी। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा वो आएगा g me टू स्मॉल m re प्लस h का होल स्क्वायर। ये फोर्स आ गया, ये क्या आ गया, ये फोर्स आ गया, ये फोर्स आया है। अब इस फोर्स को मास से डिवाइड कर दूं, एक्सेलरेशन हो जाएगा h हाइट का, मास से डिवाइड कर दूं तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो h हाइट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आ गया। बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है, जी एम ई बटा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस से एच हाइट पे है। तो सर यही से डिस्टेंस क्यों नहीं ले लिया? अरे भाई हम अर्थ के सेंटर पे थोड़ी ना, अर्थ के सरफेस पे है, तो सरफेस पे डिस्टेंस लेते हैं। अब सुनना, जी इंटू एम ई की वैल्यू क्या रटवाया था, जी इंटू एम ई की वैल्यू क्या रटवाया था, जी इंटू एम ई मतलब जी इंटू मास ऑफ अर्थ की वैल्यू जी नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पे रख दो जी नॉट आर स्क्वायर, जी इंटू एम ई को रख दो जी नॉट आर स्क्वायर, तो जी एच इज इक्वल टू आएगा जी नॉट आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ओरिजिनल फॉर्मूला, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ओरिजिनल फॉर्मूला है जी नॉट के टर्म्स में, क्योंकि सवाल आपसे जी नॉट के टर्म्स में ही पूछेगा। ठीक है सर, समझ आ गया मुझे? अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि h इज इक्वल टू है 10 किलोमीटर, मतलब अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं मैं, h इज अप टू 10 और 15 किलोमीटर, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी वैल्यू होगी? अर्थ सरफेस से 10 या 15-20 किलोमीटर तक जाऊं, तो 10 और 20 किलोमीटर पे जाके जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालोगे तो लगभग जी नॉट के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो है आपका जी एच इज इक्वल टू जी नॉट आर प्लस
r बटा r प्लस h का होल स्क्वायर, फिर r इज रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये r ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। अब 6400 किलोमीटर में मैं यहाँ पे 10 किलोमीटर ऐड करूँ तो 6410 तो ये 6410 का होल स्क्वायर ऊपर 6400 का होल स्क्वायर, तो लगभग लगभग जी नॉट ही आ जाएगा। अच्छा सर ठीक है, तो ये तो तुम्हारा केस 1 हो गया। लेकिन अगर मैं सर हाइट ऑलमोस्ट मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर तक जाता हूँ, अप टू फ्रॉम 20 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर तक जाता हूँ, 200 300 किलोमीटर, 400 500 600 800 भी चला जाऊंगा, एक ही बात है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, मतलब इसके आसपास है, तो भी तो ये एच बहुत कम है सर, तो भी तो एच बहुत कम है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ एच इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, मतलब जीरो नहीं है एच के कंपेयर, मतलब बहुत कम है, बहुत कम है। अगर तो यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगेगा, तो ये देखो जी एच का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका जी नॉट, इसको उल्टा कर दूं तो पावर माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर प्लस एच बटा आर का पावर -2। अब इसको मैं लिखूंगा जी एच इज इक्वल टू जी नॉट 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2। यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता है, बाइनोमियल 1 प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, जो भी पावर है वो x से मल्टीप्लाई कर दो, ये अगर x 1 से बहुत कम है तो। और आप कह रहे हो कि h बहुत छोटा है r से, तो r को नीचे ले जाओगे तो h बाई आर, देखो r को नीचे ले जाओगे तो h बाई आर 1 से बहुत छोटा है, तो h बाई आर 1 से बहुत छोटा है, मतलब ये टर्म बहुत छोटा है, तो -2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो जी एच इज इक्वल टू आ जाएगा जी नॉट 1 माइनस 2h बटा आर, जी एच इज इक्वल टू आ जाएगा जी नॉट, जी एच इज इक्वल टू होगा जी नॉट 1 माइनस 2h बटा आर, ये हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। अर्थ सरफेस से h हाइट जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में बहुत कम है, वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा आपका जी एच इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर। तो सर हम ये वाला लगाएं, ये वाला लगाएं, जो कि अभी अभी पीछे आपने पढ़ा है, कि ये वाला लगाएं, सही कौन है? तो सही तो ये इसी से अप्रोक्सीमेट करके आया है, असली फॉर्मूला तो यही है। तो सर ये क्या कह रहे हो आप, ये नकली है। सर नकली मतलब ये सिर्फ इतने ही हाइट पे वैलिड है, मतलब 100 से 500 किलोमीटर के आसपास, जब हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम हो। सर ये भी वैलिड, हाँ ये तो ओरिजिनल है, लेकिन इसको लगाओगे तो कैलकुलेशन लेंदी होगा। देखो ना, मान लो मैं 100 किलोमीटर रखता हूँ, चलो 100 किलोमीटर रखता हूँ, तो आर तुमसे 100 किलोमीटर नहीं, एक्जैक्टली 64 किलोमीटर ऊपर पूछेगा, तो बताओ 6400 किलोमीटर और यहाँ पे 64 किलोमीटर, तो 6400 प्लस 64 और ऊपर में 64 किलोमीटर, सो ऊपर 6400 किलोमीटर, तो आएगा 6400 किलोमीटर का होल स्क्वायर, जीवन निकल जाएगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर आसानी से कर लेगा, यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं। तो 64 किलोमीटर बहुत कम हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ 20 से 500 किलोमीटर के आसपास, तो 64 किलोमीटर में ये फॉर्मूला यूज होगा। और यहाँ पे बड़े ध्यान से देखोगे तो जी नॉट को अंदर लाओ, तो यहाँ पे जी नॉट से गुना होगा, यहाँ पे जी नॉट से गुना होगा, इसको उधर भी ले जाओ, तो ये होगा तुम्हारा जी एच माइनस जी नॉट इज इक्वल टू -2h बाई आर। जी नॉट को फिर से नीचे ले जाके यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा जी बाई जी, 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा -2h बटा आर मल्टीप्लाई 100। ये परसेंटेज चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, परसेंटेज चेंज इन g when change is almost 5%, 5-6-7% के लिए सही है। अगर g बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला ही नहीं लगाएंगे, तो ये वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? चलो सवाल भी करेंगे इस पे, लेकिन अभी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डी डेप्थ पे निकाल लेते हैं। तो ये साफ अर्थ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। लेट कंसीडर अ पॉइंट मास m at a A which is present at a depth d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस से डी डेप्थ पे जाके यहाँ पे मुझे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि डी डेप्थ पे यहाँ पे कोई मास यहाँ पे रख दिया मैंने, डी डेप्थ पे देखो, यहाँ से डी डेप्थ, तो सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल आर, सेंटर से डिस्टेंस मान लो स्मॉल आर, और अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है। आप समझिए इस बात को, अर्थ क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, मास m और रेडियस r। m मास और रेडियस r के सॉलिड स्फीयर के अंदर में कोई पॉइंट मास रख दूं, तो इस पे फोर्स लिखना सिखाया ना, g कैपिटल M इनटू स्मॉल m बटा स्मॉल r बटा कैपिटल R का क्यूब, यही तो फोर्स है।
तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी g इज इक्वल टू जी कैपिटल एम, मास से डिवाइड कर दो तो फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन बटा आर क्यू इंटू स्मॉल आर, ये हो जाएगा। अरे भाई अभी निकाला ना सॉलिड स्फीयर के अंदर, यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस आर ले रहा हूँ, तो सेंटर से आर डिस्टेंस के टर्म्स में आया है ये। अच्छा सर, अच्छा सर, ठीक है। अगर अर्थ इसको मान रहे हो तो जीएम को क्या लिख सकता हूँ? जी नॉट आर स्क्वायर। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही रटने को बोला था, और देखा यहाँ भी काम आ रहा है। जी एम को क्या कह सकता हूँ? जी एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जी एम को जी नॉट आर स्क्वायर रख दो, तो जी नॉट आर स्क्वायर से आर क्यू कैंसिल होगा, तो ये होगा जी नॉट स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यू, आर स्क्वायर से कैपिटल आर आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आएगा। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू जी नॉट स्मॉल आर बटा कैपिटल आर। बड़ा आसान सा है, लेकिन यहां पे मैंने आर डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से लिया है। अगर मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस को लेके मेजर करूं, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का आर के साथ ग्राफ ये बनेगा। जैसे जैसे देखो जी नॉट आर कांस्टेंट है, जैसे जैसे आर बढ़ाता जाऊंगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो ना यहाँ पे आर जीरो, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जैक्टली सेंटर पे पूछा जाए तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेंटर पे क्या होगी? जीरो, क्योंकि सेंटर पे स्मॉल आर की डिस्टेंस सेंटर से मेजर कर रहे हैं तो जीरो होगा। मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर पे जीरो, और जैसे जैसे डिस्टेंस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा फिर सरफेस के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्यों? क्योंकि बाहर में तो आपने निकाल लिया है जी बटा आर स्क्वायर। तो ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्राफ एट अ डिस्टेंस। लेकिन बात आके अटकती सर हमें तो डेप्थ से देखना है, हमें तो डेप्थ से देखना है, हमें तो डेप्थ से चाहिए सर। क्यों चाहिए डेप्थ से? सेंटर से निकालना आसान है, तो डेप्थ से क्यों चाहिए? डेप्थ से इसलिए चाहिए क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं डेप्थ पे, हम जाके सेंटर से आर डिस्टेंस पे तो नहीं जा सकते। हाँ, सरफेस से डी डेप्थ पे हम जा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन देखेंगे तो डी डेप्थ पे हमें चाहिए, तो डी डेप्थ कोई दिक्कत, ये पूरा आर है और यहाँ से स्मॉल आर बना था, तो ये जो डेप्थ है उसको लिख सकते हैं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा आपका जी नॉट बटा कैपिटल आर स्मॉल आर को लिख लेंगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर को अंदर ले जाओगे तो होगा जी नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बटा कैपिटल। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी है। तो अब यहाँ पे एक बार अच्छे से समझते हैं सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। जी सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया जी एम बटा आर स्क्वायर और 4/3 पाई जी रो आर, ये सब सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच ऊंचाई पे जी नॉट आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये एच ऊंचाई पर है, एच ऊंचाई पर हाइट, एच हाइट पे। लेकिन हाइट अगर अर्थ के रेडियस से अगर कम है तो आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिख सकते हैं, जब एच बहुत कम है तो जी नॉट 1 माइनस 2h बटा आर, कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। चलो सर ठीक है, डी डेप्थ पे जाएंगे, डेप्थ पे जाके देखेंगे तो ये होगा जी नॉट 1 माइनस डी बटा कैपिटल आर। और यहीं पे अगर परसेंटेज चेंज देखोगे, परसेंटेज चेंज देखोगे तो ये देखो जी नॉट अंदर जाएगा तो जी नॉट और माइनस डी बाई आर जी नॉट, जी नॉट को उधर ले जाओ तो डेल्टा जी बटा जी नॉट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा जी बटा जी नॉट इज इक्वल टू ये आएगा माइनस डी बाई आर। परसेंटेज चेंज देखोगे तो डी डेप्थ पे परसेंटेज चेंज आएगा आपका माइनस डी बाई आर मल्टीप्लाई 100। सर यहाँ पे तो आपने बोला था इसी के जैसा यहाँ पे फॉर्मूला बनना था डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू माइनस 2h बाई आर, लेकिन आपने कहा था कि सर ये 5% के लिए वैलिड होगा, ये असली फार्मूला नहीं है, सिर्फ 5% के लिए वैलिड होगा। ये सर कैसा फार्मूला है? ये असली नकली सब है, हर जगह यही एप्लीकेबल है। ऑलवेज वैलिड एट डेप्थ डी फ्रॉम सरफेस। अब बच्चे को यहीं पे कंफ्यूजन होता है। अब मैं कह देता हूँ बच्चे, मैं क्या कह देता हूँ, है ही ये दो अलग अलग फॉर्मूला है। बच्चा यहाँ कहते हैं सर कब कौन सा लगाएं? जब हाइट कम होना, कैलकुलेशन करने में दिक्कत है, स्क्वायर करने में दिक्कत है, तो नकली वाला फॉर्मूला लगा लो। और परसेंटेज चेंज नकली वाले फॉर्मूले के लिए है। अगर तुम ज्यादा परसेंटेज चेंज कर दो, 50% चेंज कब होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इससे निकालोगे। लेकिन डी डेप्थ पे एक ही है, यही असली है, यही नकली है, यही आपका नकली है, यही आपका असली। असली मींस ओरिजिनल, डुप्लीकेट यही है, यही हमेशा लगेगा। डेप्थ डी डेप्थ पे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हमेशा यही होगा, डी डेप्थ पे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हमेशा यही होगा।
लेकिन एच ऊंचाई पे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला अगर चेंज कम हो रहा है तो ये होगा, लार्ज चेंज पे यहाँ से मैन्युअली निकालेंगे। देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फॉर्मुलेशन वाला अगर आपको कंसेप्ट समझ आया, याद रखेंगे तो डायरेक्ट नीट पे सवाल यहीं से आते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फेवरेट टॉपिक, एक सवाल यहाँ से जरूर आता है नीट में, तो आप ढंग से इसको समझ लेंगे। अब देखिए सवाल पे आते हैं। अ बॉडी ऑफ वेट 144 न्यूटन एट अ सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब वेट। अच्छा मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर पे ले जाऊं, एम मास ऑब्जेक्ट है, मास एम है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ, बताओ क्या होगा। अरे भाई एम मास का ऑब्जेक्ट है, 5 की जो का है तो 5 की जो ही रहेगा, एम ही रहेगा। मास ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर पे रखो या कहीं भी रखो, एम ही रहेगा। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो वेट बराबर होता है एम इंटू जी। अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू होती है 0, इसलिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0, तो वेट 0। तो कोई अगर तुमसे पूछे कि वेट की वैल्यू बताओ, मतलब मास इंटू जी, तो वेट का मतलब कुछ नहीं है, मास तो कांस्टेंट टर्म है, तुम्हें जी का खेल खेलना है बस। तो तुमसे कोई कह रहा है कि बॉडी ऑफ वेट इतना न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसको जी मान लो ना, 144 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर हम mg मानेंगे, तो mg मान लो, m का मल्टीप्लायर फैक्टर होगा बस, mg को वेट कहते हैं। अब बोलो व्हाट इज टेकन टू बी अ हाइट h इज इक्वल टू 3r, अर्थ सरफेस से 3r, बहुत बड़ा हाइट है ये। देन वहां पे वेट इसका क्या होगा, तो वेट मतलब m इंटू हाइट एट h, तो m कोई खास बात नहीं है, इंटू जी नॉट आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओरिजिनल फॉर्मूला लगाएंगे कि हाइट ज्यादा है, अब ये 3r, h की वैल्यू 3r, तो r h की वैल्यू 3r, तो ये 4r का होल स्क्वायर कितना होगा सर, 4r का होल स्क्वायर होगा 16, तो ये लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे mg नॉट की वैल्यू देखो 144 है, अरे भाई देखो ना mg नॉट की वैल्यू 144 है, इंटू आर स्क्वायर बटा 16r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट देगा, 3r स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। समझ आया। नेक्स्ट देखो, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नन ऑफ दिस। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं होता, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हर जगह इसकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है सर। टू प्लैनेट हैव अ सेम डेंसिटी बट डिफरेंट रेडियस। डिफरेंट रेडियस, देख मेरी बात सुन, रेडियस की बात करी, डिफरेंट रेडियस की बात करी और बताया कि डेंसिटी सेम। मास सेम बोलता तो मास के कंसेप्ट पे जाते हैं, डेंसिटी सेम है तो डेंसिटी कंसेप्ट पे जाएंगे। थोड़ा रटना पड़ेगा फॉर्मूला, देख मैं लिखता हूँ 4/3 पाई जी आर रो, यही होता है फॉर्मूला, देख ले निकाल ले, यही होगा 4/3 पाई जी रो आर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, रेडियस ज्यादा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा, तो ग्रेटर फॉर द लार्जर प्लैनेट। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी जिसका रेडियस ज्यादा है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी सेम है। आगे देखो, द रेडियस ऑफ अर्थ सिंकिंग बाई 0.5%, अर्थ का रेडियस 0.5% कम हो गया। अब 0.5% कम हो तो ये होता है ना चेंज इन रेडियस बटा ओरिजिनल रेडियस गुना 100, कम हुआ है तो -3/2 लिख लेंगे। हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पूछा है और कुछ बताया होगा डेंसिटी और मास के बारे में, देख मास रिमेनिंग कांस्टेंट, इसलिए मैं वहां चीख चीख के चिल्ला रहा था, समझना पड़ेगा अपने को, मास कांस्टेंट है तो फॉर्मूला लिखूंगा, देन वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो g इज इक्वल टू gm बटा आर स्क्वायर। अब मैंने तुम्हें एरर एनालिसिस में डिफरेंशिएशन का मेथड बताया था कि अगर परसेंटेज चेंज बहुत कम हो, एरर भी बहुत कम होता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे g का परसेंटेज देख डेल्टा g बाई जी, कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे, ये पावर बाहर आ जाएगा 2 डेल्टा आर बाई आर, नीचे है जब ऊपर गया तो यहाँ पे माइनस आएगा। तुम बोलोगे सर माइनस नहीं आएगा, माइनस इग्नोर करते हैं, तो एरर में चेंज पे थोड़ी नहीं इग्नोर करते, एरर में माइनस इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे आपकी वैल्यू दी है -3/2, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तब आएगा परसेंटेज। तो ये वैल्यू आपका दिया हुआ है -3/2, तो माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 3/2 तो 3%, प्लस 3% आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, अगर आप रेडियस को कम करेंगे, सिंक हुआ कम होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, बढ़ने में मतलब पॉजिटिव परसेंटेज चेंज है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, इफ डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज डबल्ड, मतलब किसी प्लैनेट की डेंसिटी अर्थ के डेंसिटी से डबल है, मतलब 2 रो नॉट, रो ही बोल दे दो, एंड द रेडियस इज 1.5 टाइम्स, मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 3/2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट में, प्लैनेट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, मजदूरी करने की जरूरत है, सीधा देख, g इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई जी रो आर। अब ये कह रहा कि डेंसिटी डबल है तो 2 का फैक्टर आएगा, रेडियस 3/2 है तो ये 3/2 आएगा, तो
3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बस खत्म। तो उसको डिवाइड करके लिया, आंसर वही होगा। बस यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, बात खत्म। मजदूर लोग यही करते हैं, पहले अर्थ का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लेते हैं, फिर प्लैनेट का लिख लेते हैं, फिर प्लैनेट और अर्थ के बीच में रिलेशन निकालते हैं, डेंसिटी और रेडियस में, एकदम रामलाल टाइप बात है, कुछ नहीं करना। इफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1.5 kg सिचुएटेड एट अ पॉइंट इज 45 न्यूटन, देन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज, क्या बकवास सवाल है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स बटा मास, फोर्स है तेरा 45 न्यूटन, मास है 1.5 kg, ये न्यूटन पर केजी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। 2 point mass having mass m and 2m are placed at a distance d, बहुत मुश्किल सवाल मानते हैं बेटा इसको। Then the point on the line joining of masses where gravitational field intensity is 0 and will be gravitational field intensity, मतलब जहाँ पे एक m मास रखूँ तो उस पर फोर्स 0 हो जाए, फोर्स 0 हो जाए, वहाँ का वैल्यू आता है x इज इक्वल टू डी बटा रूट n प्लस 1। माइनस नहीं होगा, मैंने प्रूफ कराया था तुम्हें, माइनस नहीं होगा, मैंने प्रूफ कराया था। अब एक मास है तुम्हारा 2m और m, तो जो n की वैल्यू वो 2 है, तो रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये रहा आंसर। इसलिए बोला था। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे क्या यार, कैलकुलेशन करोगे, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ गया ना। देखो छोटे वाले मास से जो डिस्टेंस होगा x होगा d बटा रूट n प्लस 1, n की वैल्यू हो गई तुम्हारी 2, रूट 2 प्लस 1 आंसर। रफ्तार क्या चाहिए तुम्हें, रफ्तार विथ एमआर, रफ्तार विथ एमआर। आगे देखो, एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस बाय 2%। अभी 2% कम ना मतलब बहुत कम होना, मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे नकली वाला, डेल्टा g बाई जी। नकली इसलिए बोलता हूँ हर जगह वैलिड नहीं है, लेकिन सॉल्व करना आसान है और ये वैलिड हो जाएगा छोटे हाइट पे, छोटे परसेंटेज से। तो डेल्टा g बाई जी मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू होता है माइनस 2h बाई आर मल्टीप्लाई 100। याद है परसेंटेज चेंज कितना परसेंट, 2%, तो 2 इज इक्वल टू माइनस 2h, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, h इज इक्वल टू आएगा 64 किलोमीटर। सर ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि देखो ये डिक्रीज हुआ है, तो ये भी तो माइनस 2% होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 64 किलोमीटर आंसर आएगा। कंसेप्ट समझ आएगी, सवाल अब बढ़िया से होगा। नेक्स्ट देखिए, the value of g at the surface of earth is 9.8, then the value of g at a place 480 किलोमीटर above the surface of earth, तो मैंने बताया 500 तक लगता है ये, कोई बात नहीं, ये देख सीधा आंसर आएगा, gh इज इक्वल टू जी नॉट, वही वैल्यू दिया 9.8, 1 माइनस 2h बाई आर। नकली वाला लगाएंगे सर, असली वाला कब लगेगा। मैं अगर तुमसे पूछ दूं फाइंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल टू 2r, क्या लगाएगा असली वाला। तो देख यहाँ क्या लगेगा, जी नॉट इज इक्वल टू जी नॉट आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच की वैल्यू 2r का होल स्क्वायर, तो ये होगा तेरा जी नॉट आर स्क्वायर बटा 3r का होल स्क्वायर मतलब 9r स्क्वायर, कट जाएगा इससे, तो जी एच इज इक्वल टू जी नॉट बटा 9, ये आएगा तेरा आंसर। रफ्तार विथ एमआर, बताओ क्या आंसर आएगा, जी नॉट बटा 9 बस। If the change in the value of g at a height h above the surface of earth is same as the depth x, मतलब चेंज सेम हुआ है, फिर x and h being much small, अरे स्मॉलर में तो वही, एक तो ऊपर वाले का नकली और नीचे वाले का असली नकली सब सेम होता है। अरे रामलाल, डेल्टा g बाई जी सेम चेंज हुआ ऊपर, तो ऊपर का सेम चेंज हाइट पे बराबर नीचे का डेप्थ में सेम चेंज, और ये जो वैल्यू है तुम्हारा वो है हाइट पे माइनस 2h बटा आर और डेप्थ पे माइनस ना डी बटा आर। अरे रामलाल क्या होगा तेरा, आर से आर कटी, माइनस से माइनस कटी, 2h बटा डी बची, अरे रफ्तार बीच एम आर, ये आंसर आ गया। डेप्थ इसने स्मॉल एच दिया है और सॉरी डेप्थ x दिया है और हाइट h दिया है, तो x यहाँ पे x इज इक्वल टू 2h आंसर। महसूस कर पा रहे हैं इस बात को। नेक्स्ट देख, जैसे
अब यू स्क्वायर तेरा कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, रहेगा हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। तो या तो डायरेक्ट बोल दें कि एच जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हाइट जितना अर्थ पे पूछ सकता है अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट जितना प्लेनेट पे पूछ सकता है इनटू प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आंसर निकाल। क्या वहां बकवास सवाल है यार? बच्चे कहते सर ये कैसे होगा सर? अरे ऐसे होगा भाई, मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है अर्थ के कंपेयर में 6 गुना कम होता है। मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है अर्थ के कंपेयर में 6 टाइम्स कम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मून पे अगर आप जंप करते हो तो 6 गुना ज्यादा हाइट तक जाओगे। अर्थ पे नीचे पुलिंग फोर्स ज्यादा है मून के कंपेयर में 6 टाइम्स। नेक्स्ट देखिए, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप। आप जानते हो कि अर्थ कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है, अर्थ थोड़ा सा चिपटा है और असल में अर्थ का जो रेडियस है इक्वेटोरियल लाइन पे ज्यादा होता है और पोल पे कम होता है। देखो ये जो पोल पे हमने रेडियस लिया यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका आरपी और इक्वेटर आरई, आरई इज ग्रेटर देन आरपी। अब महसूस करना ये आरई तेरा ज्यादा है, यहाँ पे अर्थ का मास यहाँ पे मान लेगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे फोर्स कम लगेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे कम होगा। मतलब इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा पोल के कंपेयर में, क्योंकि पोल पे डिस्टेंस कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा। यहाँ पे मास मानोगे ना भाई, तो देखो इनिशियली अर्थ डज नॉट हैव प्योर स्फेरिकल शेप, इट हैज ओवल शेप, इट्स इक्वेटोरियल रेडियस आर इज हायर देन द पोलर रेडियस, और एक्जैक्टली डिस्टेंस होता है 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर ज्यादा होता है यहाँ पे डिस्टेंस, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से कम आएगा। तो इक्वेटर पे कम, पोल पे ज्यादा। अगर मैं इक्वेटर से पोल पे चल के जाऊं तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा सर? अरे यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, इक्वेटर पे पोल पे ज्यादा है, तो वेट बढ़ जाएगा। मास सेम रहेगा, मास सेम रहेगा। समझ में आ गया? कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अब अर्थ घूम रही है और तुम्हें मैंने बताया है कि अगर घूमते हुए ऑब्जेक्ट पे तू बैठ गए और रामलाल तुमको देख रहा, कौन देख रहा? रामलाल। अगर घूमते हुए ऑब्जेक्ट पे तुम बैठ गए और रामलाल तुमको देख रहा, तो रामलाल तुम पे सेंट्रीपिटल लगाएगा कि सेंट्रीफ्यूगल? तो रामलाल भी यहाँ पे बैठा तो तुम पे लगाएगा सेंट्रीफ्यूगल। तो मान लो तुम यहाँ हो जो कि यहाँ से लेमडा एंगल पे, एंगल कितना लेमडा, तो रामलाल तुम पे बाहर की तरफ, सर इधर बाहर की तरफ ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा m ओमेगा स्क्वायर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है तो स्मॉल आर बाहर की तरफ। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगेगा सर mg, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारा नीचे लगेगा mg। तो ये डायग्राम इग्नोर करो, मैं नया डायग्राम बना लेता हूं। अरे बड़ा बना लिया आपने, छोटा करो छोटा करो छोटा करो, चलो छोटा कर दिया। यहाँ पे देखो, फील करना बेटा इस बात को, बहुत जरूरी है। मान लो तुम यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो बाहर की तरफ तुम पे फोर्स लगा है m ओमेगा स्क्वायर आर, आर ये डिस्टेंस है, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से तो सेंटर पे फोर्स लगेगा mg नॉट, हाँ सेंटर पे फोर्स लगेगा mg नॉट। तो नेट फोर्स अगर मैं सेंटर की तरफ निकालूं तो ये डिस्टेंस देखूंगा, मतलब इस तरफ फोर्स देखूंगा, ये एंगल लेमडा था तो ये भी एंगल लेमडा होगा, तो ये फोर्स कितना आ जाएगा? तो नेट फोर्स आपका आ जाएगा mg नॉट माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा। सेंटर की तरफ नेट फोर्स हमने निकाला। अरे भाई देखो, अगर यहाँ पे रख दोगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ये सेंटर का कोई मतलब नहीं, सेंटर के अबाउट अर्थ थोड़ी ऐसे घूम रहा है, अर्थ कैसे घूम रहा है? अर्थ ऐसे घूम रहा है, स्फीयर कहाँ है मेरा? अर्थ ऐसे घूम रहा है, देखना इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अर्थ घूम रहा है। मैं बच्चा नहीं समझ पाता बेटा, तो उसको समझाना पड़ेगा। देख देख अर्थ कैसे घूम रहा है, समझो ऐसे, इस सेंटर के अबाउट ऐसे थोड़ी ना घूम रहा है अर्थ, या इस सेंटर के अबाउट ऐसे थोड़ी ना घूम रहा है अर्थ, ऐसे ये पूरा एक्सिस रोटेशन से घूम रहा है। तो यहाँ पे रखे हुए पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में स्मॉल आर ये डिस्टेंस आएगा, देखो स्मॉल आर m ओमेगा स्क्वायर आर। अब नेट फोर्स जब सेंटर की तरफ लोगे तो ये आएगा। अब नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा देखो mg डैश, mg डैश, तो mg डैश क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, mg डैश इज इक्वल टू mg नॉट माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा। फोर्स इधर लगा था, कंपोनेंट इधर लिया। अब हमें अर्थ के रेडियस के टर्म्स में लिखना है, तो ध्यान से देखो ये डिस्टेंस स्मॉल आर और कैपिटल आर ये है, कैपिटल आर का ये कंपोनेंट लूं अगर मैं, देखो कैपिटल आर का ये एंगल लेमडा है तो ये भी एंगल लेमडा होगा, तो कैपिटल आर का ये कंपोनेंट क्या होगा,
कैपिटल आर कॉस लेमडा इंटू स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की जगह पे मैं लिख सकता हूं कैपिटल आर कॉस लेमडा। इस स्मॉल आर की जगह पे क्या लिख सकता हूं? कैपिटल आर कॉस लेमडा। ठीक है बेटा, तो अब देखो एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी नॉट, सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, पार्टिकल कहीं भी हो सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस पे। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे, इसको कहते हैं इक्वेटर। और हमने इक्वेटर पे पार्टिकल को नहीं रखा, हमने पोल पे भी पार्टिकल को नहीं रखा। हमने क्या किया, पार्टिकल को इक्वेटोरियल लाइन से लैम्डा एंगल यहाँ पे रख लिया। तो इस एम मास होने की वजह से अर्थ ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद घूम रहा था, तो इससे बाहर की तरफ फोर्स लगा था एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। इस तरफ इसका कंपोनेंट हो जाएगा ये एंगल लैम्डा, ये भी लैम्डा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। इधर फोर्स लगेगा इस पे एम जी। तो बहुत अच्छी हमने बता दिया। ये बताओ क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। कैपिटल आर क्यों आया? कैपिटल आर इसलिए आया कि स्मॉल आर को लिख सकते हैं कैपिटल आर कॉस लैम्डा। ऐसे मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल टू होगा जी नॉट माइनस मास मास तीनों जगह कैंसिल होगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। एग्जैक्टली अगर मैं पोल पे देखूं तो पोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन से एंगल लैम्डा 90 हो जाएगा, तो लैम्डा 90, तो जी डैश इज इक्वल टू जी नॉट। क्यों? क्योंकि कॉस 90 होता है 0। तो अब ये अर्थ घूम रहा, कोई पार्टिकल यहाँ पे पोल पे बैठा तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रहा, पार्टिकल यहाँ पे बैठा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस 0 होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास पे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे या एक्सिस ऑफ सर्कुलर मोशन के सेंटर पे बैठ जाए, सर्कुलर पाथ के सेंटर पे बैठ जाए, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही नहीं लगेगा। मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा और यहाँ पे कोई बैठ जाए, तो यहाँ पे आर 0 हो गया ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम ओमेगा स्क्वायर, आर 0 हो गया, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो पार्टिकल अगर पोल पे बैठे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट पोल पे नहीं पड़ता। और इक्वेटर पे कितना पड़ेगा? तो अगर आप इक्वेटर की बात करेंगे तो लेमडा होगा 0, इसको 0 रखेंगे, कॉस 0 होता है 1, तो जी डैश का हो जाएगा जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। क्या होगा? जी डैश इज इक्वल टू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू एग्जैक्टली जब निकाली गई तो ये आता है तेरा 0.034। ये देखो ना, ओमेगा स्क्वायर कौन वैल्यू नोन है, अर्थ का ग्रेविटेशनल स्पीड इतना आता है। अगर मैं इसका परसेंटेज चेंज निकालूं तो देखना, यहाँ पे मैं बताता हूं, इफ वी हैव फाइंड, देखो तो जी डैश माइनस जी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। मैंने क्या किया कि जी नॉट को इधर ले गया, ये जी नॉट को उधर ले गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये टर्म आया। अब मैं दोनों तरफ जी नॉट से डिवाइड कर देता हूँ, दोनों तरफ से जी नॉट से डिवाइड करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये टर्म हो गया अर्थ के रोटेशन की वजह से चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तुम्हारा 0.35 और डिवाइडेड बाय ये, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ऑलमोस्ट 10 से ये कैंसिल होगा, तो ये 10 मतलब 0.34%। देखो मैं बता दूं यहाँ से, ये आएगा 0.03, 100 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, परसेंटेज निकालने के लिए, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, एक 10 बचेगा, तो 0.34, तो कितना परसेंट का चेंज आएगा बोलो? 0.34% का चेंज आएगा। अर्थ की रोटेशन की वजह से जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आता है, मतलब हमारे वेट पे जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा 0.34%। और 0.34% तो बहुत कम है बेटा, हाँ से बहुत कम है 0.34%, इसीलिए हमें ये महसूस नहीं होता। अच्छा, अगर बहुत तेज कर दो, बहुत तेज रफ्तार से अर्थ को घुमा दो, देख जी डैश इज इक्वल टू होता है जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इतनी तेज रफ्तार से मैंने अर्थ को घुमा दिया कि अपरेंट वेट हो गया 0, अपरेंट वेट हो गया 0, वेट हो गया 0, मतलब जी डैश की वैल्यू हो गई 0। और अगर जी डैश की वैल्यू हो गई 0 तो जी नॉट बराबर ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, जी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा तुम्हारा जी नॉट बटा आर। अब यहाँ से टाइम पीरियड निकालोगे तो टी इज इक्वल टू ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t, तो 2π/t, टी को इधर ले जाओ तो होगा 2π रूट अंडर आर बाई जी नॉट, और ये आता है तुम्हारा एग्जैक्टली 84 मिनट 84.5 मिनट। आर की वैल्यू पता, जी की वैल्यू पता, 2π अपने को पता। अभी जो अर्थ का घूमने का एक टाइम पीरियड है वो है 24 आवर। अर्थ अपना एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट कर लेता है। अगर अर्थ 84 मिनट में कंप्लीट कर ले, मतलब 84 मिनट में एक रोटेशन कंप्लीट कर ले, इसका मतलब समझते हो 42 मिनट का दिन और 42 मिनट का रात, मतलब एक लेक्चर, मेरे एक लेक्चर में तो एक दिन बैठोगे तुम, 2 दिन तक लेक्चर ही देखते रहोगे। 84 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर बनाता हूँ मैं, हाँ सर, मतलब 2 दिन और 2 रात लगेगा मेरा लेक्चर देखने में। उस स्थिति में तुम लेक्चर ही नहीं देख पाओगे,
तुम एकदम भारहीनता का अनुभव, वेटलेसनेस का फील करोगे। मतलब इतनी तेज गति से इसको घुमा दिया ना कि इतना तेज आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगा कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल हो गया। तो आप वेटलेसनेस फील करेंगे, आप एपरेंट वेट हो जाएगा 0, और उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का जो अर्थ का जो स्पीड होगा वो होगा, देखो यहाँ पे लिखा है, वी हैव फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ सो दैट बॉडी ऑफ इक्वेटर फील वेटलेसनेस so that g is equal to minus omega square g minus omega square r। देखिए लिखा है g नॉट minus omega square r is equal to 0, तो g is equal to omega square r। देख g is equal to omega square r, तो ये सॉल्व करके आया 84.6 मिनट, और 24 आवर में से 84.6 मिनट को डिवाइड करो तो 17 टाइम्स आ गया। मतलब अगर अर्थ का रोटेशनल स्पीड 17 टाइम्स बढ़ जाए, रोटेशनल स्पीड 17 टाइम्स बढ़ जाए, तो आप वेटलेसनेस फील करेंगे। इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव g will decreases at all the points at pole। क्योंकि पोल पे, मैंने पे आपको समझाया, पोल पे अर्थ के रोटेशन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पोल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही आता है। तो अर्थ अगर घूमेगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हर जगह कम होगी। देखो ना, माइनस हो रहा है, स्यूडो फोर्स बाहर लग रहा है, तो नेट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह कम होगा, पोल पे नहीं होगा। अर्थ की स्पीड को 17 टाइम्स इंक्रीज कर दो तो हम वेटलेसनेस फील करेंगे। सिंस अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, वी प्रोजेक्ट आवर रॉकेट आल्सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मान लो ऐसे घूम रहा और इसी डायरेक्शन में कोई पार्टिकल, मतलब मान लो कि ऐसे चल रहा है, ये फील करना। थ्योरेटिकल सवाल पूछ लेते छोटे छोटे आजकल नीट में, तो समझो, मान लो ये बॉल रखा और ये प्लैनेट ऐसे चल रहा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा, प्लैंक ऐसे चल रहा, तो ये बॉल रेस्ट में रखा है, अब प्लैंक आगे चल रहा है, तो प्लैंक पे आगे चलने की वजह से बॉल के पास एडिशनल वेलोसिटी प्लैंक के बराबर आ जाएगी ना, तुम बाहर से देखोगे तो। हाँ सर। अब इसको मैं बाहर प्रोजेक्ट करता हूँ, तो पहले से प्लैंक के साथ होने की वजह से इसके पास वेलोसिटी v था, और बाहर प्रोजेक्ट किया u से, तो v प्लस यू इसकी वेलोसिटी होगी। और अगर मैं उल्टा प्रोजेक्ट करूं तो प्लैंक पे होने की वजह से बॉल आगे जा रहा है u से, और तुम v से पीछे करोगे तो पीछे प्रोजेक्ट करना मुश्किल होगा, नेट वेलोसिटी कम आएगी। इसीलिए अर्थ जिस डायरेक्शन में घूमता है उसी डायरेक्शन में हम रॉकेट को भी प्रोजेक्ट करते हैं। इफ द अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग, अब मान लो ये अर्थ है, अर्थ पे यहाँ पे इक्वेटर पे देखोगे तो mg अंदर लग रहा होगा और बाहर लग रहा होगा mg नॉट, लिख लो m ओमेगा स्क्वायर r इक्वेटर पे। और पोल पे देखोगे तो पोल पे सिर्फ अंदर लग रहा होगा mg, कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा। अचानक से अर्थ अपना रोटेशनल स्पीड बंद कर तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया तो यहाँ पे एक सबट्रैक्शन का फैक्टर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगी। देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट इक्वेटर इंक्रीजेस बाय m ओमेगा स्क्वायर r। क्यों भाई m ओमेगा स्क्वायर r से क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि इक्वेटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के रोटेशन की वजह से कम होती है। देखो फिर से लिख देता हूं, इक्वेटर पे होता है तुम्हारा g नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r इक्वेटर पे, और पोल पे g नॉट के बराबर ही होता है, पोल पे g नॉट के बराबर ही होता है। अच्छा सर, ड्यूरिंग मोशन ऑफ मैन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर से पोल की तरफ एक मैन जाता है, देन इट्स वेट विल बी, तो पोल पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है, कितना? वही बताया था ना 0.34%, देखो इंक्रीजेस बाय 0.34%। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है कम होती है अर्थ के रोटेशन की वजह से, और यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, ये फैक्टर मैंने पहले कैलकुलेट कर दिया। एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ जी, अरे यार कितनी बार पूछेगा, इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाओगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी। और पूछते हैं बेटा एग्जैक्टली ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल मैंने आपको करा दिए। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड डेप्थ d बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशन का भी इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अर्थ के एसिमेट्रिसिटी की वजह से, स्फेरिकल शेप नहीं होने की वजह से इक्वेटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, और अर्थ के घूमने की वजह से भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होता है। सॉलिड चीजों के अंदर जब आप जाते हैं तो सेंटर से r डिस्टेंस पे जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी, सरफेस तक बढ़ेगी, सरफेस के बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। समझ आया? तो आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल था, आप ग्रेविटी को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन देखिए ग्रेविटेशन को एकदम फील करिए। इसमें आपको मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बता दिए, इससे बाहर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे बेस्ड सवाल बना ही नहीं है। तो आपको सारे सवाल एकदम पुराने और देखे हुए लेंगे अगर लेक्चर आपने पूरा कंप्लीट देखा है तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।